अध्याय 667 बाहरी आकाश। यांग ये घबराया हुआ था और साथ ही खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने बिस्तर पर लेटी हुई नानजिंग को देखा था। वह डरा हुआ था क्योंकि अगर वह थोड़ी देर से आता तो नानजिंग उसके जीवन में अविस्मरणीय दर्द का दूसरा टुकड़ा बन जाता। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था क्योंकि नानजिंग बुरी हालत में थी, फिर भी उसके पास सुधार करने का मौका था। यह सब होने से पहले वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जब उसने उसे इस तरह से दुखी देखा तो उसे अंततः एहसास हुआ कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। लोग ऐसे ही थे, उन्होंने कभी भी उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो उनके पास थी, और जब उन्होंने उन चीज़ों को खो दिया तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी महत्वपूर्ण थीं। कुछ लोगों को एक बार फिर से उन चीज़ों की कद्र करने का मौका मिला, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमेशा के लिए खो दिया और उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करने का कोई मौका नहीं मिला। यांग ये उसके पास गया और उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और फिर जीवन जल की गहरे हरे रंग की बूंद तुरंत उसके सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, यह जीवन जल है और यह किसी भी चोट को तुरंत ठीक करने में सक्षम है। यांग ये ने बोलते समय जीवन जल को उसके मुंह में भेजा। नानजिंग ने उसे नहीं पिया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर अभी बहुत बुरी स्थिति में है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन यह ठीक है। मैंने अपने भीतर की समस्याओं को अस्थायी रूप से दबा दिया है। नानजिंग ने अचानक कहा, मुझसे एक वादा करो। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने तुरंत सिर हिलाया, मुझे बताओ कि यह क्या है। मुझे पता है कि जो कुछ हुआ उसके कारण आप वास्तव में शैतान जाति और महासागरीय कबीलों से नफरत करते हैं और आपने उन्हें नष्ट करने का भी फैसला किया होगा, है ना? नानजिंग ने कहा। यांग ये ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में उन्हें नष्ट करने का इरादा जगाया था, क्योंकि अगर वे और पवित्र भूमि नहीं होते तो नानजिंग ऐसी स्थिति में नहीं आती। उन्होंने आगे कहा, यदि वे आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें छोड़ दो। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने सिर हिलाया, ठीक है। उसने पूछा, क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि मैं तुमसे उन्हें छोड़ने के लिए क्यों कह रही हूँ? यांग ये ने उत्तर दिया, मैं आपके लिए उनका सफाया कर सकता हूँ और मैं उन्हें आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ। नानजिंग ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, कत्लेआम कभी अच्छा नहीं होता। चाहे वह हमारी दुनिया का स्वर्गदाव हो या उससे परे की दुनिया, मुझे लगता है कि वह ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जिसने बहुत ज्यादा हत्याएं की हों। इसके अलावा हमें अभी सहारे की जरूरत है, लाशों की नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम में कुछ नाराजगी है, ऐसे काम मत करो जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यांग ये ने उसका खंडन नहीं किया और सिर्फ सिर हिला दिया। उसने फिर से उसके पास जीवन जल भेजा और कहा, अगर तुम मुझे ऐसा न करने के लिए कहती हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलो अभी बाकी सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, अभी बस आराम करो। जैसे ही उसने यांग ये की आंखों में कोमल स्नेह और चिंता को देखा, नानजिंग के होंठ थोड़े हिले, फिर भी वह शब्दों के लिए परेशान थी। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले और फिर यांग ये ने अपनी उंगली हिलाई जिससे जीवन जल की बूंद तुरंत उसके मुंह में चली गई। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद यह तेजी से हरे रंग की ऊर्जा के असंख्य तंतुओं में परिवर्तित हो गया, जो उसकी मेरिडियंस से होकर बहने लगा, और यह लगातार उसके भीतर टूटी हुई हड्डियों और मेरिडियंस की मरम्मत करता रहा। कुछ ही समय में उसकी मेरिडियन और हड्डियां ठीक होने लगीं। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यह उपाय कारगर था, और वह उसके बिस्तर के पास बैठ गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वह आदिम पैगोडा से चला गया। यांग ये अभी अभी निकली ही थी कि नानजिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वह थोड़ी चकित हो गई जब उसने देखा कि यांग ये अभी कहाँ बैठा था। डॉट 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 अपने कमरे में। यांग ये ने अपने सामने पारदर्शी पत्थर को देखा और खुद से कहा, दमन का पत्थर। एल्डर म्यू और अन्य लोगों ने अपनी साधना को इस पत्थर से सम्राट क्षेत्र में बलपूर्वक दबा दिया था। यह वास्तव में अकल्पनीय है कि यह अर्ध संतों को भी दबाने में सक्षम था। सौभाग्य से यह मेरे हाथों में आ गया है। यह वास्तव में एक बड़ी समस्या होगी अगर यह उस विद्रोही प्रक्षेपक किन बुफान के हाथों में पड़ जाए। पवित्र भूमि के विशेषज्ञों ने इसे छोड़कर महाद्वीप में आने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि यह पत्थर महाद्वीप के अर्ध संतों को दबा सकता था। लेकिन अब जब यह मेरे हाथों में आ गया है तो मुझे लगता है कि वे अब किसी को भी महाद्वीप में भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मुझे जो चोटें लगी हैं उनसे निपटना है और फिर जितनी जल्दी हो सके महाद्वीप को एकीकृत करना है। अंत में मुझे तलवार अग्रदूत लेने के लिए पवित्र भूमि की यात्रा करनी है। यांग ये को स्पष्ट रूप से पता था कि पवित्र भूमि में सील निश्चित रूप से विद्रोही डीपफोर्टर्स को अब और दबाने में असमर्थ थी। एक बार जब वे सील से पूरी तरह से बाहर निकल आए तो वह न केवल तलवार अग्रदूत को खो देगा, बल्कि प्राचीन म्यान के भीतर तलवार आत्मा भी मर सकती है। उस समय यह हेवनरेंट को खोने के बराबर होगा। इसलिए भले ही उसने तलवार आत्माओं की खातिर ऐसा न किया हो, फिर भी उसे अपने लिए तलवार अग्रदूत को जब्त करना था। यदि यह अतीत में होता तो वह स्वाभाविक रूप से सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने से पहले पवित्र भूमि की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब उसके पास दमन का पत्थर था। भले ही यह अभी भी खतरनाक था, लेकिन यह आधे संत के सामने पूरी तरह से असहाय होने जितना खतरनाक नहीं होगा।
यहाँ तक अगर वह आधे संत का सामना करता तो उसे लगता कि उसे दमन के पत्थर की मदद से उनसे भागने में सक्षम होना चाहिए। बेशक उसे पवित्र भूमि की यात्रा करने से पहले महाद्वीप पर सभी समस्याओं का समाधान करना था। यांग ये ने दमन का पत्थर दूर रख दिया और फिर वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही वह आराम करने लगा, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार और उसके अपने रक्तसार के बीच संघर्ष था। अंत में ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार में भयानक ऊर्जा थी जिसे वह पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाया था। आखिरकार जब उसे यह मिला तो वह बहुत कमजोर था और वह इसका एक हिस्सा अवशोषित करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण यह था कि उसके मेरिडियन और रक्त को प्राइमोर्डियल वायलेट ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसने सम्राट क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार और 3 दिव्य जानवरों के रक्तसार के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने का इरादा किया था, लेकिन उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि नानजिंग खतरे में था। इसलिए उसे उन सभी से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से यह उसके लिए बहुत गंभीर स्थिति नहीं थी। आखिरकार जब वह सम्राट क्षेत्र में नहीं था तो उसका शरीर और आंतरिक अंग सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से कमतर नहीं थे। इसलिए यांगे ने अपने भीतर की हड्डियों और शिरोबिंदुओं की मरम्मत के लिए अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा का निरंतर उपयोग किया और उसने इस अवसर का उपयोग ड्रैगन पूर्वज और 3 दिव्य जानवरों के शेष रक्तसार को धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए किया। प्राचीन डोमेन शहर के बाहर। प्राचीन डोमेन शहर से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में सफेद लबादा और सफेद लबादा पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर खड़ा था। इसके अलावा उसके चारों ओर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। सफेद वस्त्र पहने यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किन बुफान था। तुम काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो, अपने आप को दिखाओ। किन बुफान ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे जबकि उसकी आवाज लबादे के नीचे से गूंज रही थी। कितनी प्रबल दिव्य अनुभूति है। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक किन बुफान के सामने प्रकट हुआ। यांग यी निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे यदि वह यहाँ थे, क्योंकि यह प्राचीन डोमेन शहर के नगर गवर्नर लू युवानहाओ थे। किन बुफान के इर्द गिर्द की हल्की रोशनी अचानक तेजी से टिमटिमाने लगी जब उसने लू युवानहाओ को देखा, और उसकी हैरान और थोड़ी चौंकी हुई आवाज लबादे के नीचे से गूंजी, मुझे एक आभा महसूस हो रही है जो इस दुनिया से नहीं है जो तुमसे आ रही है। तुम इस दुनिया के गहन ज्ञानी नहीं हो। कौन? तुम वास्तव में कौन हो? बाहरी स्वर्ग, अनंत शैतान संप्रदाय। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसमें से काले रंग की ऊर्जा का एक निशान फूट पड़ा और फिर 500 मीटर के क्षेत्र में पेड़ तुरंत सूख गए और काले पानी के पोखर में बदल गए। अचानक किन बुफान पर टिमटिमाती रोशनी अचानक उससे दूर हो गई और बिजली की तरह आगे बढ़ी। यह तुरंत लू युवानहाओ के सामने आ गई, लेकिन काली ऊर्जा की एक किरण तुरंत प्रकाश से टकराई और एक विस्फोट हुआ और दोनों हवा में बिखर गए। अगर यह अंतहीन शैतान संप्रदाय और आकाश दिव्य हॉल के लिए नहीं होता तो मैं 100,000 वर्षों तक इतनी छोटी जगह में कैसे बंद रह सकता था। किन बुफान की आवाज में असीम हत्या का इरादा था और उसके आसपास का स्थान अंतहीन रूप से हिंसक रूप से कांप उठा। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। लू युवानहाओ ने जरा भी डर नहीं दिखाया और उसने सपाट लहजे में कहा, इतने सालों पहले तुम सभी ने अंतरिक्ष में दूर से आते ही बाहरी स्वर्ग की सर्वोत्कृष्ट बैंगनी ऊर्जा को जब्त करना शुरू कर दिया था। बताओ, कोई तुम सभी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? किन बुफान के आसपास का स्थान धीरे धीरे शांत हो गया और थोड़ी देर बीतने के बाद उसने कहा, जीतने वाला हमेशा सही होता है। चाहे कुछ भी हो, हम इतने सालों पहले हार चुके हैं। चूंकि हम हार गए थे, इसलिए हमें सीलबंद होना चाहिए था। इतने सालों पहले आपके संप्रदायों ने हम सभी को सील करने के लिए इस दुनिया की सर्वोत्कृष्ट बैंगनी ऊर्जा निकाली और इस जेल के द्वार के रूप में स्वर्गपथ की स्थापना की। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। बाहरी स्वर्ग से किसी के रूप में आप प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर क्या कर रहे हैं? आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों। लू युवानहाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, आपको बस यह जानने की आवश्यकता है कि मैं आप सभी की मदद करने आया हूं। हमारी मदद करो। हाहा। किन बुफान जोर से हंसा और काफी समय बीतने के बाद ही वह रुका और बोला, कितना हास्यास्पद है। हमारी मदद करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके अंतहीन शैतान संप्रदाय के सदस्य स्वर्गपथ की रक्षा करने वाली शक्तियों में से एक हैं, है ना? लू युवानहाओ ने कहा, भले ही आप सभी सील से बाहर निकल जाएं, क्या आपको लगता है कि आपकी सेना पवित्र भूमि के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त होगी? यदि यह अतीत में था तो पवित्र भूमि की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से आप सभी के सामने अपर्याप्त होगी। लेकिन आप सभी को 100,000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया है और आपकी ताकत बहुत कम हो गई है। तो क्या आप सभी पवित्र भूमि के खिलाफ जा सकते हैं? भले ही आप सभी पवित्र भूमि को नष्ट कर दें, आप में से कितने लोग बचेंगे? क्या आप सभी स्वर्गपथ से गुजर पाएंगे? किन बुफान चुप हो गया। लू युवानहाओ ने आगे कहा, वास्तव में स्वर्गपथ की बात तो दूर, आप सभी शायद पवित्र भूमि को भी नहीं हरा पाएंगे। आप सभी अहंकारी थे, एक दूसरे की ताकत को स्वीकार करने से इनकार करते थे और दुश्मनों का सामना करने पर केवल अपने दम पर लड़ना जानते थे।
अगर आप सभी ने इतने साल पहले सेना में शामिल हो गए होते, तो मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय और आकाश दिव्य हॉल की संयुक्त सेना भी शायद आप सभी को नहीं हरा पाती। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? किन बुफान ने धीमी आवाज में कहा। लू युवानहाओ ने जवाब दिया, मैं आप सभी के साथ एक सौदा करना चाहता हूं। मैं आप सभी को इस जेल से भागने में मदद करूंगा, लेकिन आप सभी को मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय को स्काई डिवाइन हॉल को नष्ट करने में मदद करनी होगी। किन बुफान ने ठंडे स्वर में कहा, आप हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं? लू युवानहाओ ने जवाब दिया, हम बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं इंतजार करना जारी रखूंगा। किसी भी मामले में और भी ज्यादा विद्रोही लोग होंगे। मेरा मानना कि निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। किन बुफान कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, तो फिर इंतजार जारी रखो। लू युवानहाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुमने मना कर दिया। क्या तुम जानते हो कि मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय की मदद के बिना तुम्हारे लिए स्वर्ग पथ पर विजय पाना पूरी तरह असंभव होगा। भले ही मुझे 100,000 सालों से सील कर दिया गया है, लेकिन भागने के बाद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब वह व्यक्ति अनफेटेड वन इतने सालों पहले सफल होने में सक्षम था, तो मैं क्यों नहीं? किन बुफान की आकृति अचानक टिमटिमा गई और उसके बोलने के बाद वहीं गायब हो गई। लू युवानहाओ थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह बस जाने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया था। अंडरटेकर। लू युवानहाओ ने गंभीर भाव से बूढ़े आदमी की ओर देखा, जबकि वह गहरी आवाज में बोल रहा था। अध्याय 668 प्रयास करें। तुम वास्तव में यहां से नहीं हो। एल्डर म्यू ने लू युवानहाओ को देखा, जबकि उनकी आंखों में गंभीरता और घबराहट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लू युवानहाओ ने एल्डर म्यू को बहुत भारी और भयभीत नजर से देखा। भले ही इस बूढ़े आदमी की ताकत अनफेटेड वन जितनी भयानक नहीं थी, एल्डर म्यू निश्चित रूप से अनफेटेड वन के बाद महाद्वीप पर सबसे मजबूत था। सबसे महत्वपूर्ण बात बूढ़े आदमी की पहचान थी। लू युवानहाओ ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं हूं, लेकिन आप नहीं हैं। एल्डर म्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने कहा, मैं भी यहां से नहीं हूं। तुम्हें नहीं पता। लू युवानहाओ की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में उसे कुछ याद आ गया और उसने थोड़ा सिर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, किसी निर्वासित व्यक्ति को उसकी पूरी याददाश्त रखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? समझाओ। एल्डर म्यू ने धीमी आवाज में कहा। लू युवानहाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप अर्ध संत क्षेत्र से बाहर निकलने और संत क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने दिमाग में लगी मुहर को खोलने में सक्षम होंगे। उस समय आप सब कुछ समझ जाएंगे। यदि आप संत क्षेत्र को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो अपने स्वयं के मूल को जानना पूरी तरह से निरर्थक है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं मौत की खाई के नीचे जागने के बाद कुछ भी याद नहीं कर पाया। तो मेरे दिमाग में एक मुहर है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में बाहरी दुनिया से हूं। हाहा। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति 10,000 से अधिक वर्षों तक अज्ञानतापूर्ण जीवन जीने से खुश नहीं होगा। वास्तव में, यदि आपने तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से पहले स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया होता, तो आपको बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए था। लू युवानहाओ ने कहा, दुर्भाग्य से आपने वह अवसर खो दिया। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की सफलता के कारण बाहरी स्वर्ग ने फिर से प्रोफाउंड महाद्वीप को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए स्वर्ग पथ की रक्षा करने वाले लोगों को संत क्षेत्र विशेषज्ञों में बदल दिया गया। यही कारण है कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बाद कोई भी इसे पार नहीं कर पाया है, क्योंकि एक आधा संत भी एक संत के सामने चींटी की तरह है। एल्डर म्यू ने धीरे से अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। आखिर वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उग्र डीपफल्स को सील कर दो और दबा दो। लू युवानहाओ ने समझाया, तुम्हारे लिए उनकी असली ताकत की कल्पना करना असंभव है। अगर वे प्राइमोडियल वायलेट एनर्जी प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो वे तुरंत सेंट रियल्म प्राप्त करने में सक्षम हैं। इतने सालों पहले, वे 10,000 से अधिक सेंट रियल्म विशेषज्ञों के एक समूह के रूप में आए थे। अगर बाहरी स्वर्ग की सभी शक्तियां एकजुट नहीं होती और खुद विद्रोही डीपफल्स के बीच अराजक संबंधों के साथ नहीं जुड़ती, तो वे शायद अंतरिक्ष में इस पूरे क्षेत्र पर हावी हो जाते। इसके लिए यहां 1 अरब जीवित प्राणियों की बलि देनी होगी। एल्डर म्यू ने पूछा, अगर यहां 1 अरब लोगों की बलि नहीं दी जाती, तो इसके बदले 1 ट्रिलियन लोग मर सकते थे। लू युवानहाओ ने कहा, यांग ये ने कहा कि साधना ही स्वर्ग की अवज्ञा है, और यह सच है। वास्तव में, यह सिर्फ स्वर्ग से लड़ाई नहीं है। यह दूसरे लोगों और सभी तरह के प्राणियों से लड़ाई है। एल्डर म्यू ने सिर हिलाया और कहा, यांग ये सही था। इस दुनिया में कोई सही और गलत नहीं है, और केवल मजबूत और कमजोर के बीच अंतर है। हम कमजोर हैं, इसलिए हमें केवल दूसरों द्वारा ही बंद और दबाया जा सकता है, और हम इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। हम केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। कमजोर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है।
लू युवानहाओ ने भारी स्वर में कहा। एल्डर म्यू ने हंसते हुए लू युवानहाओ की ओर देखा और कहा, सच बताए, क्या हम दुश्मन हैं? लू युवानहाओ का दिल कांप उठा। उसे पता था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी हत्या करने की नीयत रखता है। उसकी मौजूदा ताकत उसके भागने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अंडरटेकर को हराने में असमर्थ था। हालांकि भागने से उसकी योजना खराब हो जाएगी। इसलिए उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मेरी योजनाएं आपकी योजनाओं से टकराती नहीं हैं। इसलिए मैंने यांग ये को चुना और लुओ जुन को नहीं। एल्डर म्यू ने लू युवानहाओ पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर कहा, मैं तुम पर नजर रखूंगा। बोलते ही वह वहीं गायब हो गया। लू युवानहाओ कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। डॉट 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 यांगे के कमरे के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर 3 युवा लड़कियां बैठी थीं। वे बाओ, एर, लिटिल याओ और लेई लिन थी जो लगातार स्पिरिट फ्रूट खा रही थीं। बैंगनी मिंक लेई लिन के कंधे पर था। छोटी याओ, तुम हाल ही में लगातार साधना कर रही हो और अब कभी मेरे साथ नहीं खेलती। बाओ, र ने अपने छोटे होंठ सिकुड़े। छोटी याओ ने हर दिन केवल साधना करना शुरू कर दिया था और अब कभी उसके साथ नहीं खेलती थी और इससे वह बहुत नाखुश महसूस करती थी। यांग याओ अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन वह अब 9वीं रैंक की किंग रियल प्रोफोटर थी। वास्तव में उसे दक्षिणी क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिभा माना जा सकता है। बेशक उसके पास मौजूद प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा यह इसलिए भी था क्योंकि वह अपनी इच्छानुसार कोई भी संसाधन प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा उसे हर समय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अनगिनत एक्साल्ट रियल्म और मोनाक रियल्म विशेषज्ञ थे। इसलिए उसकी साधना स्वाभाविक रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। इस समय वह काफी हद तक अपरिपक्वता से मुक्त हो चुकी थी और काफी परिपक्व लग रही थी। उसने जवाब दिया, बाओ, र, हम हर समय खेलते नहीं रह सकते। हमें मजबूत बनना होगा और बड़े भाई की मदद करनी होगी। अन्यथा बड़े भाई के लिए हर चीज को अकेले संभालना बहुत थकाऊ हो जाएगा। बैंगनी मिंग ने जल्दी से सिर हिलाया और लेई लिन ने भी तुरंत सिर हिलाया जब उसने देखा कि लेकिन साधना करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। बाओ, एर के चेहरे पर कड़वाहट का भाव था क्योंकि साधना करना उसके लिए वास्तव में दर्दनाक था। लेई लिन बाओ, एर से सहमत दिखी और उसने बिना बैंगनी मिंग के कहे ही जल्दी से सिर हिला दिया। हालांकि बैंगनी मिंग ने जवाब में उसके सिर पर कुछ बार थप्पड़ मारे। यांग याओ ने बहुत बड़ी उम्र की तरह अभिनय करते हुए आह भरी और उसने बाओ, एर के कंधे पर थपथपाया और कहा, बड़ी बहन बाओ, एर, तुम हमेशा अतीत में मेरी रक्षा करती रही हो, इसलिए जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो बड़े भाई और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक बड़े भाई और मैं यहाँ हैं, तब तक तुम जिसे चाहो उड़ा सकती हो, ठीक है? बाओ, एर की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, बहुत अच्छा। बैंगनी मिंग ने बाओ, एर की ओर आंखें घुमाईं। शियाओ युक्सी और सुकिंगशी ने दूर से एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सुकिंगशी ने कहा, वास्तव में, क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर हम हमेशा इसी तरह शांति से रह सकें? शियाओ युशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसे विचारों को भूल जाओ। हमारे जीवन की स्थिति की तो बात ही छोड़ो, पूर्ण शक्ति के बिना हमारा जीवन भी हमारा नहीं होगा। सुकिंगशी ने सिर हिलाया और कहा, क्या हम थोड़े बेकार नहीं हैं? एन्नांजिंग उसकी मदद कर सकता है, डिंग शाओयाओ भी कर सकता है, लेकिन हमें केवल संरक्षित किया जा सकता है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। जियाओ युक्सी ने कहा। सुकिंगशी ने जवाब दिया, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसे पकड़ना नामुमकिन है। हालांकि हम अभी भी हार नहीं मान सकते। वह पहले मेरे मुकाबले में भी नहीं था। सुकिंगशी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे डेथ एबिस के तल पर उसके और यांग ये के बीच हुई हर बात याद आई। उस समय वायलट मिंग की वजह से उसके और यांग ये के बीच ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद उसने उसे लगभग मार ही डाला था। हम निश्चित रूप से हार नहीं मान सकते। एन्नांजिंग उसकी मदद कर सकता है और मैं भी। जियाओ युशी की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। यांग ये की मदद न कर पाना हमेशा से ही उसे परेशान करता रहा था, इसलिए वह किनशियाओ और सुकिंगशी से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। सुकिंगशी ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये के कमरे की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में हमेशा उसके पीछे खड़े होकर उसकी सुरक्षा में नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उसके साथ मिलकर लड़ सकेंगे। डॉट 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 यांग ये कमरे में अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था, जबकि वह लगातार ड्रैगन पूर्वज और 3 दिव्य जानवरों के बचे हुए रक्तसार को अवशोषित कर रहा था। अगर यह कोई और साधारण व्यक्ति होता, तो निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से अवशोषित करना असंभव होता। आखिरकार रक्तसार के भीतर की ऊर्जा बेहद हिंसक थी, इसलिए उन्हें अवशोषित करने की बात तो दूर, एक साधारण व्यक्ति ऐसे रक्तसार को निगलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यांग ये को उनसे डर न लगने का मुख्य कारण यह था कि उसका शरीर आदिम बैंगनी ऊर्जा से संयमित था, इसलिए वह रक्तसार के भीतर की हिंसक ऊर्जा को सहन कर सकता था। जैसे जैसे वह लगातार रक्तसार के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करता गया, उसके भीतर की हड्डियां और मेरिडियन धीरे धीरे परिवर्तन से गुजर रहे थे। उसने जो परिवर्तन अनुभव किया वह सिर्फ आंतरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका शरीर भी लगातार बदल रहा था।
अगर कोई यहाँ होता तो वह देख सकता था कि यांग ये का शरीर अभी धीरे धीरे फैल रहा था। यांग यी के लिए शारीरिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह हेवन रेंट को अंजाम दे सकता था और यहाँ तक उसे ओवरलैप भी कर सकता था। इसका कारण केवल उसकी दुर्जय तलवार की मंशा नहीं थी, इसके पीछे एक और कारण था, और वह था उसकी शारीरिक शक्ति। चाहे तलवार खींचना हो या तलवार खींचने की गति, दोनों के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसका शरीर जितना मजबूत होता, वह उतनी ही बार तलवार खींच सकता था, और तलवार खींचने की गति भी उतनी ही बढ़ जाती थी। इसलिए यांग ये के लिए शारीरिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस अवधि के दौरान कई चीजें घटित हुईं। डिंग शाओयाओ ने दक्षिणी क्षेत्र की सेना का नेतृत्व किया और बिना किसी कठिनाई के महान हान साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच गई। हालांकि किसी अज्ञात कारण से डिंग शाओयाओ ने शहर पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय उसने राजधानी के बाहर सेना की चौकी बना दी। इसके अलावा किन बुफान शैतान क्षेत्र में दिखाई दिया और फिर शैतान क्षेत्र ने 10 से अधिक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया। दानव संत ने पागलों की तरह किन बुफान का पीछा किया, लेकिन किन बुफान आज तक जीवित था। सबसे भयानक बात यह थी कि किन बुफान की ताकत भयानक दर से बढ़ रही थी। एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां कोई घटना या हलचल नहीं हुई, वह था उत्तरी क्षेत्र और महासागरीय कबीले। यिन जुवान एयर के वहां लौटने के बाद उत्तरी क्षेत्र से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जहां तक समुद्री कबीलों की बात है, तो जब उन्हें पता चला कि उनके अर्ध संत ने उन्हें पवित्र भूमि के लिए छोड़ दिया है, तो वे समुद्र की गहराई में चले गए थे और उन्होंने भूमि से अपनी दूरी बनाए रखी। अतः इस समय तक पूरा महाद्वीप पूरी तरह से शांत और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। 15 दिन और बीत गए। यांग ये अभी भी अपने कमरे में 3 दिव्य जानवरों और ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार को अवशोषित कर रहा था। अगर कोई यहाँ होता तो वह देख सकता था कि यांग ये पहले से कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत हो गया था। यह उसके शरीर के लिए खास तौर पर ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर भयानक ताकत समाहित थी और वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ लग रहा था। टकराना। अचानक यांग ये के कपड़े फट गए और एक अत्यंत भयानक आभा की किरणें उससे बाहर निकली और फिर यांग ये का कमरा उसके बल से तुरंत रह गया। शहर में हर कोई हैरान था। यहाँ से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। 3 सांसों के बाद जो भी बचेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। अनबीरू की बर्फीली ठंडी आवाज गूंजी और फिर आसपास के सभी लोग तुरंत चले गए। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर में हुए बदलावों को देखा। ड्रैगन पूर्वज और 3 दिव्य जानवरों के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद उसका भौतिक शरीर पहले की तुलना में कम से कम 50% अधिक मजबूत हो गया था। इस समय वह कम से कम 5 बार हेवन रेंट को ओवरलैप कर सकता था। यदि उसे क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक द्वारा बढ़ाया गया होता तो वह 9वीं रैंक के मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो यांग ये के दिमाग में अचानक एक विचार आया। जियो क्यू ने कहा कि मैं सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के बाद ही प्राइमोर्डियल पैगोडा के दूसरे स्तर को खोलने में सक्षम होऊंगा, लेकिन मेरी वर्तमान ताकत सम्राट क्षेत्र से बिल्कुल भी कम नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हूं? यांग यी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने कोशिश करने का फैसला किया। अध्याय 669 दृढ़ संकल्प। यांग ये ने आदिकालीन पैगोडा में प्रवेश किया और दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर पहुंची। प्रवेश द्वार एक पतली बैंगनी ऊर्जा बाधा से ढका हुआ था और यदि यांग ये को दूसरे स्तर में प्रवेश करना था तो उसके पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने ऊर्जा अवरोध पर हमला करना शुरू नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा और अपने आसपास की हर चीज को देखता रहा, और जब उसने अपने चारों ओर से आने वाली विशाल और प्राचीन आभा को महसूस किया तो यांग ये को अपने जीवन में पहली बार बेहद छोटा महसूस हुआ। फिर भी जिस चीज ने उसे बहुत छोटा महसूस कराया वह सिर्फ एक शिवालय था। यांग ये कल्पना करने में असमर्थ था कि अतीत में इस शिवालय को बनाने वाले और इसके मालिक कितने शक्तिशाली थे। सिर्फ सेंट रियल्म विशेषज्ञों के पास महासागरों को पलटने और दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी, तो उनके बारे में क्या? वे कितने शक्तिशाली होंगे? इस बिंदु पर यांग ये को एक सिद्धांत समझ में आया। वह जितना मजबूत होता जाएगा उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही भारी होती जाएंगी और उसके दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। उसने कभी शांतिपूर्ण जीवन का सपना देखा था, लेकिन यह वास्तव में एक मजाक था। प्रोफाउंडर महाद्वीप के बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़िए, बिना जबरदस्त ताकत के महाद्वीप पर शांतिपूर्ण जीवन जीना न केवल असंभव था, बल्कि जीवित रहना भी एक बड़ी समस्या थी। भले ही कोई दूसरों को ठेस न पहुंचाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे कभी भी उसे ठेस नहीं पहुंचाएंगे। एक बार ऐसा हो जाने पर और किसी के पास पर्याप्त शक्ति न होने पर, उसके पास बदमाशी और अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पर्याप्त शक्ति के बिना किसी को दूसरों के साथ तर्क करने का अधिकार नहीं होगा। तर्क शक्ति बलवान के हाथों में होती है और केवल बलवान को ही अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार होता है।
वास्तविकता कितनी क्रूर थी। एक बार जब उसे यह सब पता चल गया, तो यांग ये को अचानक महसूस हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति में एक अच्छा बदलाव आया है। मन की स्पष्टता और विचारों में बोझ और घबराहट की कमी ने उनकी मानसिक स्थिति को स्वाभाविक रूप से बेहतर होने दिया, और यह सुधार उनकी साधना के लिए बेहद फायदेमंद था। खास तौर पर उनकी तलवार की मंशा और तलवार के क्षेत्र के लिए। बेशक, तलवार की मंशा में उसकी मौजूदा उपलब्धि के स्तर तक पहुंचने के लिए उसके लिए अपनी मानसिक स्थिति में सुधार पर पूरी तरह निर्भर रहना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा, यह उसकी तलवार की मंशा को और भी तेज कर सकता था। यांग ये ने अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। उसके हाथ में एक इरादे वाली तलवार बनी, इससे पहले कि वह उसे म्यान में डालता, और फिर तलवार का इरादा और उसके भीतर की गहरी ऊर्जा प्राचीन म्यान में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी। प्राचीन म्यान हिंसक रूप से कांपने लगा, इससे पहले कि उसमें से प्रकाश की किरणें चमक उठतीं। एक क्षण का मौन छा गया। ओह! आसमान में तलवार की चीख गूंजी, और फिर एक विस्फोट से पहले बैंगनी तलवार ऊर्जा की किरण चमकी। बैंगनी ऊर्जा अवरोध अचानक चमकदार बैंगनी रोशनी और तलवार ऊर्जा के साथ फट गया। कुछ ही समय में बैंगनी प्रकाश और तलवार की ऊर्जा दोनों बिखर गईं। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि बैंगनी ऊर्जा अवरोध अभी भी वहां था। कुछ व्यवहारिक रूप से अदृश्य दरारों के अलावा, पूरा अवरोध ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई प्रहार ही नहीं हुआ था। इस समय, यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि ज़ियाओ क्यू ने क्यों कहा था कि उसके पास सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के बाद ही दूसरे स्तर तक पहुंचने का मौका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायलेट ऊर्जा अवरोध वास्तव में बहुत भयानक था। आखिरकार, उसने जो हमला किया था, उसमें 5 हेवन रेंज शामिल थे जो एक साथ ओवरलैप किए गए थे, और उसने क्रिटिकल स्ट्राइक के तीसरे चरण को भी सक्रिय कर दिया था। तब भी, बैंगनी ऊर्जा अवरोध पर केवल कुछ बारीक दरारें ही दिखाई दी थीं। यांग ये ने गहरी सांस ली। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए या जारी रखना चाहिए? यांग ये अच्छी तरह से जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत से वायलेट ऊर्जा अवरोध को नष्ट करना उसके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। शायद वह सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने पर सफल हो सकता था। हालांकि, वह वास्तव में ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं था। अगर उसके पास जरा सा भी मौका नहीं होता तो वह निश्चित रूप से निर्णायक रूप से हार मान लेता। क्योंकि किसी ऐसी चीज पर समय बर्बाद करना स्पष्ट रूप से बेहद मूर्खतापूर्ण था जो पूरी तरह से असंभव थी। हालांकि, उसके पास पूरी तरह से मौका नहीं था। बैरियर पर मौजूद बारीक दरारें इसका सबसे अच्छा सबूत थीं। यांग यी ने बिना देर किए यह निर्णय ले लिया कि वह इसमें अपना सर्वस्व लगा देगा। 1 महीने से ज्यादा पहले हुई लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि हॉलोव ग्राउंड्स और विद्रोही डीपफोर्स कितने मजबूत थे। भले ही एल्डम्यू उनके पक्ष में हो, फिर भी दक्षिणी क्षेत्र में हताहतों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि एल्डम्यू सिर्फ एक व्यक्ति था और उसे भी चोटें लगेंगी। वह कल्पना कर सकता था कि एक बार विद्रोही डीपफोर्ट्रेस सील से बचकर निकल गए तो दुनिया कितनी अस्त व्यस्त हो जाएगी। उस समय, वह बिना ताकत के पूरी तरह से असहाय हो जाएगा। इसके अलावा, वह हमेशा एल्डम्यू पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। इस तथ्य के साथ कि उसने जबरदस्ती अपने प्रभार को सम्राट दायरे में छोड़ दिया था और सम्राट दायरे को प्राप्त करने का मौका खो दिया था, उसने अपना सब कुछ देने का फैसला किया था। यांग यी ने तुरंत अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया, और फिर उसने इरादे की तलवार को तेजी से खींचने से पहले उसे म्यान में रख लिया। यांग ये ने हेवन रेंड को बार बार निष्पादित किया, ठीक उसी तरह। बेशक, वह इसे अंतहीन रूप से निष्पादित नहीं कर सकता था। सौभाग्य से, उसके पास अभी भी काफी मात्रा में चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे, इसलिए उसने कुछ ओवरलैप किए गए हेवन रेंड को निष्पादित करने के बाद उनमें से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, और जब उसने पर्याप्त गहन ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो उसने एक बार फिर जारी रखा। हेवन रेंड के अलावा, यांग ये ने प्राकृतिक खजाने को भी बुलाया, और उसने उन्हें अपनी पूरी ताकत से वायलेट ऊर्जा अवरोध पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि, ऐसे हमलों के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन यह कुछ न होने से बेहतर था। इसी तरह, उन्होंने बार बार हमला किया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। हालांकि यांग ये के निरंतर प्रयास से अवरोध नष्ट नहीं हुआ था, फिर भी उसमें कई दरारें थीं। हालांकि परिणाम बहुत आदर्श नहीं थे, यांग ये ने और भी अधिक मेहनत की क्योंकि उसे आशा की एक किरण दिखाई दी थी। जब तक उसके पास आशा थी, तब तक वह और अधिक मेहनत क्यों नहीं करेगा? बेशक, उसे ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ी। पागलों की तरह लगातार दिन रात बैरियर पर हमला करने से यांग ये न केवल मानसिक रूप से थक गया था, बल्कि वह शारीरिक रूप से भी थक गया था। हालांकि, यांग ये ने देखा कि हेवन रेंड में उसकी उपलब्धियां बेहतर हुई हैं, और यह उसकी तलवार खींचने की गति से प्रदर्शित होता है। हालांकि वह अभी भी लगातार 5 बार ही तलवार खींचने में सक्षम था, फिर भी इसने यांग ये को बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य दिया क्योंकि इसने उसे यह एहसास दिलाया कि अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। यांग ये लगातार ड्राइंग की अवस्था में पूरी तरह से डूब गया। इस समय, ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि उसका उद्देश्य हेवन रेंड में अपनी उपलब्धियों को सुधारना नहीं था, बल्कि पगोडा के दूसरे स्तर में प्रवेश करना था।
आधे महीने बाद यांग यी के लगातार श्रमसाध्य प्रयासों ने अंततः उसे लगातार 6 बार हेवन रेन को निष्पादित करने की अनुमति दी। इस बार यांग ये ने वायलेट ऊर्जा अवरोध पर हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह क्रॉस लेग बैठ गया और चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थरों के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। यांग यी अंततः एक दिन बाद अपनी चरम अवस्था में लौट आया। बैंगनी ऊर्जा अवरोध को देखते हुए उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमक उठी और फिर उसने तेजी से प्राचीन म्यान के भीतर से इरादे वाली तलवार खींच ली। ओह! जैसे ही बैंगनी तलवार ऊर्जा की एक किरण बैंगनी ऊर्जा अवरोध से टकराई, तलवार की चीख गूंज उठी। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। टकराना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जब पूरा बैंगनी ऊर्जा अवरोध फट गया और बैंगनी प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया, जो आकाश को ढकते हुए पूरे परिवेश में फैल गए। अध्याय 670 कीमिया का दांव। बैंगनी रंग की बाधा दूर हो गई और यांग यी की आंखों के सामने एक मंडप दिखाई दिया। मंडप में सिर्फ एक मंजिल थी और यह बड़ा नहीं था। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग 30 मीटर थी। इसके प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर 3 शब्द अंकित थे, कीमिया का मंडप। गोलियों को परिष्कृत करने की जगह। यांग ये ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। दरअसल उसे औषधीय गोलियों का बहुत शौक नहीं था। महाद्वीप में भी औषधीय गोलियां थीं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम था। खास तौर पर साधना के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने के बाद औषधीय गोलियों का प्रभाव व्यवहारिक रूप से ध्यान देने योग्य नहीं था। इसके अलावा औषधीय गोलियों के माध्यम से अपनी शक्तियों में सुधार करने वाले प्रगाढ़ व्यक्तियों की शक्ति सामान्य रूप से साधना करने वाले प्रगाढ़ व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम होती है। संक्षेप में, भले ही महाद्वीप में औषधीय गोलियां थीं, लेकिन कोई भी उन्हें कोई महत्व नहीं देता था। इसलिए कीमियागरों की स्थिति तावीज मास्टर से बहुत कम थी और इस प्रकार पूरे महाद्वीप में केवल कुछ ही कीमियागर थे। यांग ये वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक गहराई से सोचता रहा, फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी आंखों के सामने बहुत सी किताबों की अलमारियां थीं और वे कमरे के चारों ओर थीं। अलमारियों पर बांस के स्क्रॉल होल्डर की कतारें लगी हुई थीं, जबकि कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी भट्टी रखी हुई थी। भट्टी के नीचे जमीन पर एक गोलाकार पत्थर का मंच था जो आंशिक रूप से काला और आंशिक रूप से सफेद था, और पत्थर के मंच पर भी एक काला और एक सफेद घेरा था। पत्थर का मंच भट्टी को सहारा देता था, जबकि 4 मुट्ठी आकार की लोहे की जंजीरें भट्टी के शीर्ष को 4 अलग अलग तरफ से जकड़ती थीं। यांग ये की निगाहें पत्थर के मंच पर एक पल के लिए रुक गईं, फिर उनकी नज़र भट्टी पर पड़ी और भट्टी के शीर्ष पर 3 शब्द अंकित थे, 8 ट्रिग्राम भट्टी। इसके अलावा भट्टी के भीतर गहरे लाल रंग की लपटें जल रही थीं। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने आग की लपटों पर नजर डाली। उसी समय नेदर घोस्ट फ्लेम अचानक उसके भीतर से उभरी और उसके पीछे छिप गई। यांग ये ने महसूस किया कि नेदर घोस्ट फ्लेम भयभीत थी और समर्पण दिखा रही थी। यह उस दिन लेई लिन से मिलने से भी ज्यादा भयभीत थी। यह ज्वाला वास्तव में क्या है? यह नेदर घोस्ट फ्लेम को इतना भयभीत क्यों कर सकती है? यह मुझे इससे खतरे का बहुत तीव्र एहसास क्यों करा सकती है? यांग यी ने चाहे जितना भी दिमाग खपाया हो, वह इसे समझ नहीं पाया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसकी नज़र भट्टी से हटकर जेड से बनी एक रैक पर पड़ी जो भट्टी के पीछे खड़ी थी। रैक के ऊपर सफ़ेद रंग की जेड की बोतलों की कतारें थीं और वहां 100 से ज़्यादा बोतलें थीं। यांग ये इस दृश्य से बहुत खुश हुआ और उसकी नज़र जेड रैक पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वे वास्तव में जेड की बोतलें थीं जो औषधीय गोलियां रखने के लिए बनाई गई थीं और उन पर गोलियों के नाम और प्रभाव के बारे में लेबल लगे हुए थे। यांग ये की नज़र उन पर पड़ी और फिर आखिरकार बाईं ओर एक तुलनात्मक रूप से छोटी जेड की बोतल पर पड़ी। सोल पिल, तीसरी श्रेणी। आत्मा की मरम्मत करती है, उसे मजबूत बनाती है और उसे जोड़ती है। यांग ये ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ। आखिरकार जियाओ क्यूई गहरी नींद में सो गई थी क्योंकि उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी और यह गोली उसकी आत्मा की मरम्मत करने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, अगर वह उसे यह गोली दे तो वह जाग सकती थी। यांग ये ने इसे पकड़ने में संकोच नहीं किया, लेकिन वह तुरंत मौके पर ही दंग रह गया। यह खाली है। यांग ये ने जल्दी से इसे खोला और यह पूरी तरह से खाली था। क्या हो रहा है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसने एक और जेड बोतल ली, लेकिन देखा कि वह भी खाली थी। इसलिए उसने एक और बोतल ली, लेकिन वह भी खाली थी। यांग ये ने देखा कि जेड रैक पर सभी जेड बोतलें खाली थीं। वे सब खाली हैं। मैं जियो क्यूई का इलाज कैसे करूं? उसके दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने दूसरे स्तर में प्रवेश करने का बेताब प्रयास किया था क्योंकि यहाँ की औषधीय गोलियां जियाओ क्यू को बचा सकती थीं। हालांकि वे सभी खाली थीं। यहाँ एक भी गोली नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसके जागने के लिए वास्तव में 100 साल से अधिक इंतजार करना पड़े? 100 साल? यह नहीं चलेगा। कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है कि अगले 100 वर्षों में उसके साथ कुछ हो सकता है। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने किताबों की अलमारियों पर नजर डाली और कहा, चून की गोलियां नहीं हैं, तो मैं उन्हें खुद बनाऊंगा।
सफलता के बावजूद मुझे अभी भी इसे आजमाना है। यांग ये बोलते हुए किताबों की अलमारियों में से एक के पास चला गया और फिर उसने बांस के स्क्रॉल को देखना शुरू कर दिया। उन पर तरह तरह की चीजें दर्ज थीं, जैसे औषधीय सामग्री, झरने और यहाँ तक कि अयस्क और दूसरी तरह की अजीबोगरीब और अनोखी चीजें। हालांकि वे सभी कमोबेश कीमिया से संबंधित थीं। यांग ये ने उन्हें विस्तार से नहीं देखा क्योंकि उसे अभी उनकी जरूरत नहीं थी। उसे 2 घंटे से अधिक समय तक खोज करने के बाद अंततः वह चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। गोली शोधन की मूल बातें, कीमिया का एक व्यापक संग्रह, कीमिया, एक विस्तृत गाइड। यांग ये को जब ये मिली तो वे बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में जानकारी दी थी। यह विशेष रूप से कीमिया के व्यापक संग्रह के लिए था। इसमें कई औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की विस्तृत विधियां और उनके संबंधित प्रभाव थे, और इसने यांग ये को चकित कर दिया और उसके दिल में इच्छा की धड़कन पैदा कर दी। उदाहरण के लिए, वायलेट एक्सट्रीम नामक औषधीय गोली तुरंत 50 साल की साधना प्रदान करने में सक्षम थी, और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के थी। इसके अलावा 9 परिवर्तनों की अमर गोली के और भी अधिक आश्चर्यजनक प्रभाव थे। यह पुनर्जन्म के समान प्रभाव प्रदान करने में सक्षम थी। यहाँ तक अगर किसी की हत्या कर दी गई हो और उस व्यक्ति की आत्मा का केवल एक रेशा बचा हो, तो 9 परिवर्तनों की अमर गोली का सेवन उस व्यक्ति की आत्मा को फिर से संघनित करने और उस व्यक्ति को पुनर्जन्म देने के लिए पर्याप्त होगा। उन 2 गोलियों के अलावा कई अन्य चमत्कारी गोलियां थीं जो उसे असंभव लग रही थीं। यांग ये ने उनके प्रति अपनी शंकाएं बनाए रखी क्योंकि उनका प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी था। हालांकि उसे काफी संदेह था, फिर भी यांग ये ने इसे आजमाने का फैसला किया। बेशक, उसका इरादा वायलेट एक्सट्रीम पिल या 9 परिवर्तनों की अमर गोली को परिष्कृत करने का नहीं था। आखिरकार, उसने उन सामग्रियों के बारे में भी नहीं सुना था जिनकी उन्हें जरूरत थी, उन्हें परिष्कृत करना तो दूर की बात थी। इसके अलावा, बांस के स्क्रॉल पर दिए गए परिचय के आधार पर, भले ही उसके पास सामग्री हो, उसके लिए अभी जो ताकत उसके पास है, उससे उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करना असंभव था। उसका इरादा सोल पिल को परिष्कृत करने का था। बेशक, वह इतना मूर्ख नहीं था कि तुरंत शुरू कर दे। उसे उससे पहले कीमिया के दाव की समझ हासिल करनी थी। सौभाग्य से, स्क्रॉल कीमिया, एक विस्तृत गाइड, ने कीमिया के दाव का विस्तृत परिचय दिया और इसके भीतर एनोटेशन भी थे। इसलिए, वह इसे एक नज़र में समझने में सक्षम था। यांग ये ने पाया कि अल्केमिस्ट बिल्कुल तावीज़ मास्टर्स की तरह ही होते हैं, और उन्हें जूनियर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, मास्टर और ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट जैसे ग्रेड में विभाजित किया गया था। इसके अलावा, गोलियों को नश्वर गोलियां, आत्मा गोलियां, संत गोलियां, अमर गोलियां और दिव्य गोलियां में विभाजित किया गया था। उनमें से हर एक को 3 ग्रेड में विभाजित किया गया था। जूनियर कीमियागर केवल नश्वर गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। यांग ये के अनुमान के अनुसार, ऐसी औषधीय गोलियां केवल राजा क्षेत्र और उससे नीचे के गहन चिकित्सकों के लिए प्रभावी थीं। राजा क्षेत्र से ऊपर के लोगों के लिए, ऐसी गोलियां केवल न्यूनतम प्रभाव प्रदान करती थीं। मध्यवर्ती कीमियागर स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत कर सकते थे, और ऐसी गोलियों का बहुत बढ़िया प्रभाव होता था। कम से कम, स्पिरिट दायरे और एक साथ दायरे के विशेषज्ञों द्वारा सेवन किए जाने पर वे प्रभावी थे। जहां तक उन्नत कीमियागरों की बात है, वे संत गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। ऐसी गोलियों के विवरण के अनुसार, वे कम से कम सम्राट क्षेत्र और अर्ध संत क्षेत्रों के लिए उपयोगी थीं। इसके अलावा, वे साधना के उन क्षेत्रों के गहन साधकों द्वारा सेवन किए जाने पर बहुत प्रभावी थीं। उदाहरण के लिए, वायलेट एक्सट्रीम पिल एक सेंट पिल थी, और इसने एक पल में 50 साल की साधना प्रदान की। अगर ऐसी कोई गोली वास्तव में मौजूद थी, तो यांग ये को यकीन था कि यह निश्चित रूप से अनगिनत मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को इसके लिए लड़ने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा, लाइफ स्पैन पिल नामक एक सेंट पिल भी थी। यह किसी प्रोफोफर की साधना में सुधार नहीं कर सकती थी, लेकिन यह किसी प्रोफोफर को अतिरिक्त 50 साल का जीवनकाल प्रदान कर सकती थी। यांग ये का दृढ़ विश्वास था कि अगर दुनिया में ऐसी कोई गोली होती, तो अनगिनत मोनाक रियल्म विशेषज्ञ निश्चित रूप से इसके लिए पागलों की तरह लड़ेंगे, और यह इस हद तक भी था कि अर्धसंत भी इसके लिए लड़ सकते थे। आखिरकार, यह 50 साल की उम्र थी। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसे पाने के लिए कोई भी गहन साधक जो अपनी साधना में अड़चन पर पहुंच गया हो और जिसका जीवनकाल बहुत कम बचा हो, वह किसी भी हद तक जा सकता था। बेशक, यांग ये अभी ऐसी गोली को परिष्कृत करने का सपना भी नहीं देख सकता था, क्योंकि इसके लिए जरूरी परिस्थितियां यांग ये के लिए बहुत मुश्किल थीं। और उसने जरूरी सामग्री में से एक भी नहीं देखी थी। हालांकि, यांग ये का मुख्य उद्देश्य अब सेंट पिल नहीं बल्कि स्पिरिट पिल था, क्योंकि सोल पिल स्पिरिट पिल्स के दायरे में थी। यांग ये काफी चिंतित था क्योंकि छोटी लड़की की ताकत कम से कम मोनाक दायरे में थी, लेकिन सोल पिल केवल एक स्पिरिट पिल थी, इसलिए मोनाक दायरे के विशेषज्ञों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से काफी कम था। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वह केवल कोशिश कर सकता था। उल्लेखनीय बात यह है कि कीमिया कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से कर सकता था। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक शर्त थी, और यह गहन ऊर्जा से संबंधित थी।
एक कीमियागर की गहन ऊर्जा 5 तत्वों की होनी चाहिए और एक भी तत्व कम नहीं। ऐसी आवश्यकता एक तावीज़ मास्टर बनने की आवश्यकताओं से अनगिनत गुना कठोर थी। सभी 5 तत्वों की गहन ऊर्जा की आवश्यकता क्यों थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि कीमिया सभी 5 तत्वों से संबंधित थी। उदाहरण के लिए, इसके लिए लपटों की आवश्यकता थी जो 5 तत्वों में आग का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके लिए औषधीय पदार्थों की आवश्यकता थी जो लकड़ी का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके लिए स्पिरिट स्प्रिंग्स की आवश्यकता थी जो पानी का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके लिए भट्टी की आवश्यकता थी जो धातु का प्रतिनिधित्व करती थी। संक्षेप में, 5 तत्वों में एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला संबंध था। इसलिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 5 तत्वों की ऊर्जा को समझना जरूरी था, क्योंकि तभी कोई व्यक्ति गोली के भीतर विभिन्न तत्वों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। यांग ये के पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसके पास बैंगनी ऊर्जा थी। भले ही उसकी बैंगनी ऊर्जा को अब मूल बैंगनी ऊर्जा नहीं माना जा सकता, लेकिन बैंगनी ऊर्जा निश्चित रूप से 5 तत्वों की गहन ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी। तो यांग ये ने कीमियागर बनने की आवश्यकताओं को पूरा किया। उसके बाद यांग ये ने स्वयं ही गोली शोधन का अध्ययन शुरू कर दिया। यह स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत कठिन कार्य था। सौभाग्य से पहले के उन 3 बांस स्क्रॉल में बहुत विस्तृत एनोटेशन और स्पष्टीकरण थे, इसलिए वह पूरी तरह से भ्रमित नहीं था। अन्यथा उसके लिए अपने दम पर अध्ययन करना और गोलियों को परिष्कृत करना निश्चित रूप से असंभव होता। यांग ये आधे महीने तक शिवालय में रहा, बस ऐसे ही। उसने इस दौरान कुछ बुनियादी गोलियां परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन हर एक प्रयास विफल रहा। इससे उसे एहसास हुआ कि गोलियों को परिष्कृत करना तावीज़ बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, और यह बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह कम समय में महारत हासिल कर सके। 10 दिन और बीत गए। यांग ये ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन जब वह फिर से गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करने वाला था, तो महाद्वीप पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसके पास पगोडा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और विद्रोही प्रोफाउंडर भाग गया है, और वह प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में आ गया है। अभी कुछ समय पहले उसने हमारे 3 मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला, जो केंद्रीय क्षेत्र में तैनात थे। वह जिसे भी देखता है उसे मार देता है। एनबिरू ने यांग ये को गंभीरता से बोलते हुए देखा। एक विद्रोही गहराई। यांग ये की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, और फिर उसका आकार चमक गया और मौके पर ही गायब हो गया। अध्याय 671। मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूं। केंद्रीय क्षेत्र। टकराना। एक काले कपड़े पहने आदमी की आकृति दक्षिणी क्षेत्र की सेना के बीच लगातार टिमटिमा रही थी, जो कि महान हान साम्राज्य की राजधानी के बाहर तैनात थी, और सेना के भीतर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। यह एक नरसंहार था। काले कपड़े पहने वह आदमी उन्मत्त कत्लेआम कर रहा था। सेना के बीच से गुजरते हुए उसने दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञों की पूरी तरह से उपेक्षा की, और जब भी वह उन पर हमला करता तो दक्षिणी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ अपनी जान गंवा देते। इसके अलावा उन विशेषज्ञों का रक्तसार और गहन ऊर्जा तुरंत सूख जाती। हाहा, बहुत बढ़िया। मेरे पास आओ और मुझे अपने दिल की इच्छा के अनुसार अवशोषित करने दो। हाहा। काले कपड़े पहने आदमी ने जैसे जैसे हत्या की, उसका उत्साह बढ़ता गया और उसने दक्षिणी क्षेत्र की सेना के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे मौजूद ही नहीं थे। डिंग शाओयाओ दूर से देख रही थी और उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, तथा उसका दाहिना हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। शाओयाओ, वह बहुत ताकतवर है। जब तक कि दानव सम्राट जैसा कोई सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ यहाँ न हो, अन्यथा साधारण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। तुम्हें उससे निपटने का कोई तरीका सोचना चाहिए, अन्यथा अगर यह जारी रहा तो हमारे दक्षिणी क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लू जियानयाओ ने धीमी आवाज में कहा, जबकि वह डिंग शाओयाओ के पास खड़ी थी। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में बेबसी की झलक दिखी। उसने कहा, एल्डम्यू और दानव सम्राट दोनों ने अब तक खुद को नहीं दिखाया है। इससे पता चलता है कि वे अभी भी स्वस्थ हो रहे हैं। मैंने यांग ये को सूचित करने के लिए प्राचीन डोमेन सिटी में किसी को भेजा है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है, तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए। उसके जैसे विद्रोही गूढ़ व्यक्ति बहुत ही दुर्जय होते हैं। भले ही वह सम्राट क्षेत्र के केवल 5वें रैंक पर है, लेकिन उसकी ताकत सामान्य 9वें रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक है। क्या यांग ये उसकी साधना के क्षेत्र को पार कर पाएगी और उससे लड़ पाएगी? लू जियानयाओ काफी चिंतित थी, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से काले कपड़े वाले व्यक्ति द्वारा 3-5वें रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मारे जाते हुए देखा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। डिंग शाओयाओ ने कहा, आपको उस पर भरोसा रखना होगा। लू जियानयाओ ने डिंग शाओयाओ पर नजर डाली और चुप रहे। स्विश। ठीक इसी समय आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी और वह तुरंत काले कपड़े पहने आदमी के सामने आ पहुंची। यह एक और चुनौतीपूर्ण प्रयास था। दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ भयभीत थे, जबकि डिंग शाओयाओ का दिल डूब गया। उसने अपना हाथ हिलाया और आसपास के दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत अलग अलग फैलने लगे।
काले कपड़े पहने आदमी ने फिर से हमला नहीं किया और इसके बजाय उसने किन बुफान को सतर्कता से देखा। भले ही वे दोनों विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति थे, लेकिन वे एक दूसरे के मित्र नहीं थे। इसके विपरीत कई विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति एक दूसरे के बहुत विरोधी थे, क्योंकि एक विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति की ऊर्जा और सार को भस्म करना एक साधारण प्रगाढ़ व्यक्ति से इसे भस्म करने से अनगिनत गुना बेहतर था। इसलिए विद्रोही डिपॉफर्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ कार्य करना बहुत आम बात थी, और यही कारण था कि विद्रोही डिपॉफर्स को कई वर्षों पहले पराजित कर दिया गया था और उन्हें सील कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एकजुट नहीं थे। आप किस स्तर पर थे? किन बुफान की आवाज प्रकाश के चाप के भीतर से गूंजी। 31वें स्तर पर काले कपड़े पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे बारे में क्या? 31 तारीख। बुरा नहीं है, यह निचले स्तरों में से एक है। ऐसा लगता है कि आप अतीत में एक दुर्जय व्यक्ति थे। जहां तक मेरा सवाल है, हे मैं 19 तारीख पर था, किन बुफान ने कहा। 19वीं। काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं जबकि उसकी आंखों में सतर्कता और भी गहरी हो गई। जब इतने साल पहले उन्हें सील किया गया था, तो बाहरी स्वर्ग और गहन महाद्वीप के विशेषज्ञों ने उनकी ताकत के हिसाब से उन्हें सील कर दिया था। वे जितने मजबूत थे, वे पगोडा में उतने ही नीचे थे। चूंकि किन बुफान 19वें स्तर से था, इसका मतलब था कि किन बुफान की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। चिंता मत करो, अगर मेरा इरादा तुम पर हमला करने का होता तो मैं हमला कर देता। मैं तुम्हें ढूंढने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, किन बुफान ने कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, क्या आपके साथ कोई और भी भाग गया? किन बुफान ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। तुम कैसे बाहर निकले? किन बुफान ने पूछा। जब मैं बाहर निकला तो तलवार के अग्रदूत की सील स्थिर हो गई थी, इसलिए अगर सील ढीली नहीं हुई तो तुम्हारा बच पाना निश्चित रूप से असंभव है। काले कपड़े पहने आदमी ने जवाब दिया, सील अचानक ढीली हो गई, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए था। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और भाग निकला। किन बुफान ने पूछा, क्या पवित्र भूमि से किसी ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? काले कपड़े पहने आदमी ने जवाब दिया, वे थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे। वे सिर्फ 2 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञ थे और मेरे द्वारा उन्हें खदेड़ने के बाद वे गायब हो गए। हालांकि बाद में एक अर्धसंत ने अपनी दिव्य भावना से मुझे स्कैन किया, इसलिए मेरे पास इस जगह पर भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो काले कपड़े पहने आदमी की आंखें उत्साह से चमक उठी, क्योंकि उसने कहा, इस दुनिया के गूढ़ लोग पवित्र भूमि के गूढ़ लोगों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। जब तक हम सेना में शामिल होते हैं, तब तक हम निश्चित रूप से इस दुनिया के सभी विशेषज्ञों का वध करने में सक्षम होंगे। हम निश्चित रूप से अर्धसंत क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होंगे यदि हम उनकी ऊर्जा और सार को अवशोषित करने में सक्षम हैं। किन बुफान ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। काले कपड़े वाला आदमी थोड़ा हैरान हुआ और हैरान स्वर में बोला, क्यों? किन बुफान ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय उसने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, आपने कहा था कि जब आप भागे थे तो पवित्र भूमि ने केवल 2 9वीं रैंक के सम्राट दायरे के डिपॉफ्टर्स को आपके पीछे भेजा था। जब किन बुफान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में एक भयंकर रोशनी दिखाई दी, लेकिन यह सिर्फ कुछ पल के लिए था। अगर उसे किन बुफान की ताकत का डर न होता तो वह बहुत पहले ही हमला कर चुका होता। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? किन बुफान की ठंडी आवाज प्रकाश के चाप के भीतर से गूंजी और फिर काले कपड़े पहने आदमी का दिल ठंडा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने खड़े आदमी ने उसकी आभा को बंद कर दिया है। काले कपड़े पहने आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, वे केवल 2 थे और ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। किन बुफान कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, अब मैं समझ गया। पवित्र भूमि तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ, ऐसा लगता है कि पवित्र भूमि वास्तव में प्रोफाउंड महाद्वीप को नष्ट करने का इरादा रखती है। कितना दिलचस्प है, न केवल हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि इस दुनिया के गहन लोग भी एक दूसरे से लड़ना पसंद करते हैं। हाँ, कितना दिलचस्प है। पवित्र भूमि ने मुझे जानबूझकर बाहर जाने दिया। काले कपड़े पहने आदमी मूर्ख नहीं था। उसे लगा कि कुछ तो बिल्कुल गलत है और उसने इस बारे में नहीं सोचा। उसे लगा कि यह वाकई संभव है कि पवित्र भूमि ने उसे जानबूझकर बाहर जाने दिया हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम एक ही दुनिया से हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इस जगह को तुरंत छोड़ दो। तुम शैतान के इलाके या समुद्री कबीलों में जा सकते हो, किसी भी हालत में यहां मत मारो, अन्यथा तुम जान जाने से पहले ही मर जाओगे। किन बुफान ने अचानक कहा, ये चींटियां। काले कपड़े पहने आदमी के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी और उसने कहा, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि एक अर्धसंत भी मुझे मारने का सपना देख सकता है। किन बुफान ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम इतने साल पहले क्यों हार गए थे? काले कपड़े पहने आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हम इसलिए हारे क्योंकि हम अहंकारी थे।
हमें लगा कि हम सबसे ताकतवर हैं और फिर हमने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में हम बाहरी स्वर्ग के उन कमीनों से नहीं हारे, हम अपने ही अभिमान और अहंकार से हारे। यहाँ के विशेषज्ञ उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जैसा आप चाहें वैसा करें। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि वे कितने मजबूत हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, ठीक इसी समय क्षितिज पर अचानक तलवार की आवाज गूंज उठी। वे कहते हैं कि विद्रोही लोगों को नहीं मारा जा सकता, लेकिन मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूं। यांग ये की आवाज गूंजी और फिर वह सभी की नजरों के सामने प्रकट हुआ। अध्याय 672 जादूगरनी शील्ड। डिंग शाओयाओ ने यांग ये को देखकर राहत की सांस ली। साथ ही उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना पैदा हुई। आखिरकार पूर्ण शक्ति के सामने संख्या और रणनीति बेकार थी। ठीक इस घटना की तरह, अगर यांग ये नहीं आती तो दक्षिणी क्षेत्र से सभी का कत्लेआम हो जाता। यह आप है। यांग ये की नजर किन बुफान पर पड़ी। किन बुफान ने कहा, मैं वह नहीं था जिसने आपकी सेना को मारा। बेशक मैं आपसे नहीं डरता, मैं बस एक अनावश्यक लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। अगर यांग ये के पास दमन का पत्थर नहीं होता तो उसे यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता, लेकिन यांग ये के पास था। इसलिए उसे अभी यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली और फिर उसने काले कपड़े वाले आदमी को देखा और कहा, तुम वही थे। काले कपड़े पहने आदमी के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी जब उसने देखा कि यांग ये सिर्फ एक साल रियल प्रोफोटर था। वह अभी बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक बोल पड़ा, तुम्हारे हाव भाव ने मुझे जवाब बता दिया है। तो तुम अपनी जान देकर भी इसकी कीमत चुका सकते हो। यांग ये की तलवार ने अपनी बात खत्म करते ही अपनी म्यान से बाहर निकलकर बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण तुरंत काले कपड़े वाले आदमी के सामने आ गई। काले कपड़े वाला आदमी इस बात से चौंक गया क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक साल दायरे में यह चींटी वास्तव में इस तरह से हमला करने की हिम्मत करेगी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तलवार क्यूई वास्तव में इतनी तेज होगी कि उसे बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसके पास अपनी हथेलियों को गहन ऊर्जा से ढकने और बैंगनी तलवार की ऊर्जा के खिलाफ उन्हें कुचलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने यह दृश्य देखकर मन ही मन कहा, मूर्ख। उसकी तलवार की ऊर्जा में 6 ओवरलैप्ड हेवन रेंज और क्रिटिकल स्ट्राइक का पहला चरण शामिल था। ऐसा हमला साधारण मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था, फिर भी इस विद्रोही ने वास्तव में इसका विरोध करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तो वह स्पष्ट रूप से मौत को आमंत्रित कर रहा था। जब बैंगनी तलवार की ऊर्जा उसकी हथेली से कुछ सेंटीमीटर दूर थी, तो काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। वह अपने हाथ खींचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनुभव करना। बैंगनी तलवार की ऊर्जा ने काले कपड़े पहने व्यक्ति की हथेलियों को बिना किसी बाधा के काट दिया और फिर वह उसकी छाती की ओर बढ़ी। टकराना। वह 1 किलोमीटर दूर जाकर विस्फोट से उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया, तथा उसकी आकृति ने वहां एक बड़ा गड्ढा बना दिया। दक्षिणी क्षेत्र के सभी दीपशिखाकार अचंभित रह गए। उन्होंने उस काले कपड़े वाले आदमी की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था, और यहां तक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ भी उसका विरोध नहीं कर सके। हालांकि यांग यी की तलवार के एक ही झटके में उसके हाथ कट गए। क्या यांग ये सचमुच उत्कर्ष क्षेत्र में है? डिंग शाओयाओ ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यांग ये और भी मजबूत हो गया है। साथ ही वह बेहद हैरान भी थी क्योंकि यांग ये ने सम्राट क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वह और भी मजबूत होता जा रहा था, और वह सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। उसने ऐसा कैसे किया? अगर वह सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लेता तो वह कितना मजबूत होता? तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। इस बीच किन बुफान ने धीमी आवाज में अचानक कहा। यांग ये ने किन बुफान को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसने जवाबी बल पर भरोसा करके तोप के गोले की तरह आगे की ओर गोली चलाई। यांग ये के उस स्थान पर पहुंचने में अभी आधा समय भी नहीं बीता था जहां काले कपड़े पहने आदमी गिरा था, और फिर गड्ढे के भीतर से एक बहुत बड़ी काली मुट्ठी निकली। यांग यी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी तलवार आगे बढ़ी और एक विस्फोट हुआ जिससे उसकी मुट्ठी आधी कट गई। इस बीच काले कपड़े पहने आदमी क्रेटर से बाहर निकल आया था। इस समय उसकी छाती पर एक गहरा घाव था और उसके अंदर के अंदरूनी अंग भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साथ दायरे में एक चींटी उसे घायल कर देगी। यह निस्संदेह उसके जैसे 100,000 साल पहले के एक असाधारण विशेषज्ञ का बहुत बड़ा अपमान था। यांग यी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि काले कपड़े वाले आदमी के हाथ कटे हुए थे और उसकी छाती पर एक बड़ा घाव था, लेकिन काले कपड़े वाले आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। क्या वाकई ऐसे विद्रोही लोगों को नहीं मारा जा सकता? क्या वे वाकई स्वर्ग विरोधी हैं? तुम मुझे क्रोधित करने में सफल हो गए हो। काले कपड़े वाले आदमी ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि यांग ये ने फिर हमला कर दिया।
उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, उसे निकाला और तलवार की ऊर्जा की एक किरण तुरंत काले कपड़े वाले आदमी के सामने आ पहुंची। काले कपड़े पहने आदमी थोड़ा स्तब्ध था। पहले की तरह उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये बिना कुछ कहे हमला कर देगा, और वह फिर से चौंक गया। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उसने तुरंत अपने सामने एक विशाल काली ढाल रख दी। टकराना। जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी 30 मीटर पीछे हटा, ढाल जोर से हिलने लगी और फिर यांग यी ने आश्चर्य से देखा कि कैसे उसकी तलवार की ऊर्जा नीली ऊर्जा के कणों में बदल गई जो ढाल में प्रवेश कर गई। यह वास्तव में जादूगरनी ढाल है। ठीक इसी समय किन बुफान ने चिल्लाते हुए कहा, तस्क तस्क। यह एक ढाल है जो अर्ध संतों के हमलों को भी अवशोषित करने में सक्षम है। यह निश्चित रूप से उन सभी वर्षों पहले मेरे लिए बेकार थी। लेकिन संतों के बिना इस दुनिया में एक रक्षात्मक दाव कलाकृति जो अर्ध संतों के हमलों को अवशोषित करने में सक्षम है। इसे मुझे दे दो और मैं आज तुम्हारी जान बचाऊंगा, ठीक है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। काले कपड़े पहने आदमी ने किन बुफान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से से दहाड़ने लगा और अचानक अपने दाहिने पैर से ढाल पर लात मारी। टकराना। ढाल काली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग ये की ओर टूट पड़ी। यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और वार किया और उसकी तलवार की नोक मैसफोर्स शील्ड से टकराई। झनकार। यांग ये के 2 कदम पीछे हटने पर इरादे की तलवार और ढाल हिंसक रूप से हिल गए और उसका हाथ काफी सुन्न हो गया। यांग ये इस बात से हैरान था क्योंकि उसका वर्तमान भौतिक शरीर 9वीं रैंक के सम्राट दायरे के विशेषज्ञ से कमतर नहीं था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि काले कपड़े पहने आदमी की ताकत वास्तव में इतनी महान होगी। टकराना। काले कपड़े वाला आदमी अचानक ढाल के पीछे दिखाई दिया और फिर उसने ढाल पर लात मारी। उसकी लात की जबरदस्त ताकत ने यांग ये को बार बार पीछे धकेल दिया। वह अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटकने से पहले 10 मीटर पीछे चला गया और फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ मोड़ दिया, जिससे एक जबरदस्त ताकत पैदा हुई और काले कपड़े वाला आदमी उड़ गया। यांग ये की आंखों में जलती हुई इच्छा की एक किरण चमक उठी जब उसने विशाल काली ढाल को देखा। आखिरकार यह एक रक्षा दाव कलाकृति थी जो अर्ध संतों के हमलों को अवशोषित करने में भी सक्षम थी। यह निस्संदेह उसके लिए अर्ध संतों के खिलाफ एक और तुरुप का पत्ता बन जाएगा यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाने और इसे पकड़ने में संकोच नहीं किया। टकराना। अचानक ढाल से नीली रोशनी की एक किरण निकली और यांग ये के हाथ पर जा गिरी। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि वह बार बार कुछ कदम पीछे हट रहा था और वह 100 मीटर पीछे जाने के बाद ही रुका। इस बीच उसकी दाहिनी हथेली की त्वचा वास्तव में थोड़ी काली हो गई थी और उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। अपनी हथेली को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। क्या यह ढाल वास्तव में इतनी मजबूत है? वह ढाल तुम्हारी इस दुनिया के लिए नहीं है। इसे बाहरी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारकीय धातुओं से बनाया गया था और यहाँ तक अर्ध संतों को भी इसे नष्ट करना मुश्किल होगा। इसके अलावा यह अपने ऊपर होने वाले अधिकांश हमलों को अवशोषित कर सकता है और उन हमलों में निहित ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। यह जितनी अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा, यह उतना ही मजबूत होगा। यह संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह अर्ध संतों के लिए अंतहीन परेशानी पैदा करने में सक्षम है। किन बुफान ने अचानक कहा। यह एक अद्भुत खजाना है। यांग ये की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दुर्भाग्य से आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि वह इसे आपको स्वेच्छा से न दे। किन बुफान ने कहा। क्यों? यांग ये हैरान था। किन बुफान ने समझाया, क्योंकि उसने अपना आध्यात्मिक ब्रांड इसके अंदर रखा है और वह एक हद तक अमर है। कम से कम आप निश्चित रूप से उसे मारने में असमर्थ हैं। चूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इसके अंदर मौजूद आध्यात्मिक ब्रांड को खत्म नहीं कर सकते और आप इसे पूरा किए बिना मैसफोर्स शील्ड पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। समझे? यही कारण है कि आप उससे इसे नहीं छीन रहे हैं, है ना? यांग ये ने किन बुफान की ओर देखा और फिर वह अपनी मुट्ठी में एक इरादे वाली तलवार पकड़े हुए काले कपड़े वाले आदमी के पास चला गया। चतुर। किन बुफान ने कहा, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम उसे मार नहीं सकते। यांग ये ने जवाब दिया, मैं अभी भी इसे आजमाना चाहता हूं। किन बुफान ने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर आगे बढ़ो और कोशिश करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस बीच काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक गुस्से से दहाड़ लगाई। उसका चेहरा पूरी तरह से क्रूर था जबकि एक प्रभावशाली आभा उसके अंदर से तूफान की तरह बाहर निकल रही थी। उसके आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा जबकि ढाल के भीतर से अचानक ऊर्जा का एक चमकता हुआ चक्र बाहर निकल आया। ऊर्जा का चक्र बड़ा और बड़ा होता गया जबकि इसकी गति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। यांग ये के सामने पहुंचने में बस एक पल ही बीता था। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने तेजी से अपनी तलवार खींची और बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी। जब किन बुफान ने यह हमला देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा पहले की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत थी। टकराना। तलवार की ऊर्जा और नीली रोशनी टकराए और फिर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
अगले ही पल नीली रोशनी बर्फ की तरह लग रही थी जो उबलते तेल में गिर गई और तलवार की ऊर्जा द्वारा तुरंत बिखर गई, इससे पहले कि तलवार की ऊर्जा मैसफोर्स शील्ड से टकराए। हालांकि तलवार की ऊर्जा तुरंत नीली रोशनी के छींटों में बदल गई जो पूरी तरह से शील्ड में समा गई। हाहा, काले कपड़े पहने आदमी ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, यहाँ तक एक अर्धसंत भी मेरी जादूगरनी ढाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए आप जैसे एक उत्कृष्ट क्षेत्र में एक चींटी इसे कैसे पूरा कर सकती है। जब वह इतना बोला तो अचानक उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव छा गया और उसने कहा, मुझे कहना होगा कि तुम मुझे क्रोधित करने में वास्तव में सफल हो गए हो और मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। तुम्हारे पास ऐसा कहने का आत्मविश्वास कहाँ से आया? यांग ये ठहाके लगाकर हंसा क्योंकि उसका रूप अचानक ही गायब हो गया था, और जब उसका रूप फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही काले कपड़े वाले आदमी के पीछे था। इस बार काले कपड़े वाला आदमी तैयार था और जब यांग ये वहां दिखाई दिया तो मैसफोर्स शील्ड तुरंत उसके पीछे चली गई। इस समय यांग ये की मुट्ठी में मौजूद इरादे वाली तलवार की जगह तलवार शासक ने ले ली थी। उसी समय यांग ये की पूरी बांह ड्रैकोनिफाइड हो गई थी और उसने तलवार शासक को अपने ड्रैगन पंजे से पकड़ लिया और तेजी से उसे मैजिफोर्स शील्ड पर पटक दिया। चारों ओर चिंगारी की एक श्रृंखला फैल गई, जबकि ढाल और काले कपड़े पहने आदमी दोनों उड़ गए और वे हमेशा की तरह 300 मीटर तक उड़ते रहे, इससे पहले कि वे आखिरकार आगे बढ़ना बंद कर दें। ऐसा लगता है कि आपकी ढाल केवल गहन ऊर्जा से किए गए हमलों को ही अवशोषित कर सकती है और यह शारीरिक शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकती। जैसे ही उसने ये शब्द बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति काले कपड़े वाले आदमी के सामने आ गई और फिर उसने तेजी से उस आदमी के सिर पर अपना पैर पटक दिया। काले कपड़े पहने आदमी के होठों के बीच से एक तीखी चीख गूंजी, जबकि उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो लगभग 3 किलोमीटर पीछे तक फैल गई। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और मैसफोर्स शील्ड को पकड़ लिया। शील्ड हिंसक रूप से हिली और लगभग यांग ये की पकड़ से छूटने ही वाली थी। सौभाग्य से यांग ये ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसे भी पकड़ लिया। आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, किन बुफान ने किनारे से कहा। क्या ऐसा है? यांग ये ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने उसे आदिकालीन शिवालय में फेंक दिया। अध्याय 673 उसे मारा नहीं जा सकता। यांग यी ने मैसफोर्स शील्ड को आदिम पैगोडा के दूसरे स्तर कीमिया के मंडप में फेंक दिया और शील्ड तुरंत शांत हो गई। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? इस बीच काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसकी आंखों में घबराहट और सदमे भर गए, क्योंकि उसने देखा कि जब यांग ये ने ढाल ली थी तब उसके और मैसफोर्स शील्ड के बीच का संबंध वास्तव में पूरी तरह से टूट गया था और इससे उसे यांग ये से बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि एक अर्ध संत के लिए भी अपने आध्यात्मिक ब्रांड को मिटाना असंभव था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने चरम पर होने पर ढाल में अंकित किया था। लेकिन तलवार वाला यह आदमी जो उसके सामने खड़ा था वास्तव में उसके और उसके जादूगर ढाल के बीच की कड़ी को तोड़ सकता था, तो वह हैरान और भयभीत क्यों नहीं हो सकता था? किन बुफान ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और फिर उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से आश्चर्य और घबराहट थी जब उसने यांगी को देखा और पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसी दूसरे के आध्यात्मिक चिन्ह को मिटाना असंभव नहीं था, लेकिन यह आमतौर पर ऐसा कुछ था जो उच्च साधना के प्रगाढ़ व्यक्ति ने निम्न साधना वाले व्यक्ति के साथ किया था। लेकिन यांग ये सिर्फ एक उच्च क्षेत्र के प्रगाढ़ व्यक्ति थे, जबकि काले कपड़े पहने व्यक्ति सम्राट क्षेत्र में था। तो साधना के निम्न क्षेत्र के व्यक्ति ने उच्च साधना क्षेत्र के व्यक्ति के आध्यात्मिक चिन्ह को मिटा दिया था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। यांग ये को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रिमोडियल पैगोडा मैसफोर्स शील्ड को दबा सकता है, क्योंकि अब तक भी उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिसे वह दबा न सके। यांग ये ने अब ढाल पर कोई ध्यान नहीं दिया, वैसे भी अब यह उसकी थी। उसने काले कपड़े पहने आदमी को देखा और कहा, मेरे और विद्रोही डीपफॉर्मर्स के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सील से बच निकलने के तुरंत बाद आपने मेरे दक्षिणी क्षेत्र के डीपफॉर्मर्स का वध करना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 12वें स्तर की तलवार की मंशा ने काले कपड़े पहने आदमी को घेर लिया। काले कपड़े पहने आदमी की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई जब उसने महसूस किया कि वह इसके द्वारा दबा हुआ है, और वह अनायास ही चिल्लाया, द्वितीय स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा। आपके पास वास्तव में द्वितीय स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा है, लेकिन आप सिर्फ एक साथ दायरे के प्रगामी हैं। जवाब में उसे तलवार की ऊर्जा की किरण मिली। इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज थी, क्योंकि वह यांग ये की तलवार की मंशा से दबा हुआ था। काले कपड़े पहने आदमी बिल्कुल भी चकमा नहीं दे पा रहा था और वह केवल उसके सामने ही टकरा सकता था। हालांकि वह अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानता था और वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह मर तो नहीं सकता था, लेकिन भारी चोटों से उसकी ताकत कम हो जाती, और यह ऐसी चीज थी जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से किन बुफान को देखा और कहा, कृपया मेरी मदद करो।
मैं तुम्हें जरूर बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भले ही उसने मदद मांगी थी, लेकिन उसका जवाबी हमला बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने अपनी बाहें इधर उधर घुमाई, तभी कुछ दर्जन विशाल सांप जो गहन ऊर्जा से बने थे, आगे बढ़े और यांग यी की तलवार क्यूई पर झपट पड़े। अनुभव करना। यांग यी की तलवार की ऊर्जा के संपर्क में आते ही विशाल सांप तुरंत तितर-बितर हो गए और वह सीधे काले कपड़े पहने आदमी की छाती से टकराया। उसकी छाती फटने से एक तीखी चीख निकली, जिससे खून और मांस चारों ओर फैल गया और उसका शरीर उड़ गया। हालांकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। काले कपड़े पहने आदमी को यह देखकर डर लग गया और वह अभी बोलने ही वाला था कि यांग ये का तलवार शासक उसके सिर पर आकर लगा। टकराना। उसका सिर एक तरबूज की तरह था जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। यांग ये जमीन पर उतरा और उसके चेहरे पर हल्की सतर्कता थी क्योंकि वह सिरहीन काले कपड़े पहने आदमी को देख रहा था। कुछ ही समय में उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए क्योंकि काले कपड़े पहने आदमी के सिर के टुकड़े वास्तव में तेजी से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। केवल यांग यी ही हैरान नहीं थे, बल्कि यहाँ मौजूद हर कोई भी हैरान था। उसे मारा नहीं जा सकता। क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसे लोग हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता? वे आश्चर्य से देखते रहे कि काले कपड़े पहने आदमी का सिर पहले जैसी स्थिति में आ गया है। इसके अलावा उसके हाथ भी ठीक हो गए थे। हालांकि उसकी आभा पहले से बहुत कमजोर हो गई थी और वह सम्राट क्षेत्र की पहली रैंक पर भी गिर गया था। तुम उसे नहीं मार सकते। कम से कम अभी तो नहीं मार सकते, किन बुफान ने अचानक कहा। यांग ये ने जवाब में कहा, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। किन बुफान ने जवाब दिया, तुम सही हो। पर्याप्त ताकत से सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को भी मारा जा सकता है। हम भी मर सकते हैं। जब तक तुम्हारे पास हमसे निपटने की ताकत है, तब तक हम भी मर जाएंगे। दुर्भाग्य से इस दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। तो क्या इससे आप सभी शाश्वत नहीं हो जाते? यांग ये ने पूछा। किन बुफान ने उत्तर दिया, शाश्वत? हाँ। क्या आप जानते हैं कि हम पागलों की तरह सारगर्भित बैंगनी ऊर्जा को क्यों जब्त कर रहे हैं? यह मजबूत बनने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति से बचने के लिए है जिसमें हम हैं। वास्तव में हम किसी और से ज्यादा मौत की इच्छा रखते हैं। यांग ये ने किन बुफान की ओर देखा और कहा, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो अपनी सांस बर्बाद करना पसंद करते हो। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम पवित्र भूमि के सदस्यों को मार रहे हो। किन बुफान ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की है और मैंने देखा है कि तुम पवित्र भूमि के साथ अपूरणीय दुश्मन हो। दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक आम दुश्मन है। बेशक मैं तुम्हारे साथ गठबंधन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह सिर्फ इतना है कि मेरी राय में, चाहे वह व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, एक व्यक्ति जो पवित्र भूमि के सदस्यों को मार रहा है उसे मरना नहीं चाहिए। हाहा। यांग ये ने कहा, मेरे हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पवित्र भूमि है या विद्रोही प्रगाढ़ लोग, अगर वे मुझे नाराज नहीं करते तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। पवित्र भूमि ने मुझे नाराज किया है, इसलिए वे इसकी कीमत चुकाएंगे। हो, तुम भागने की सोच रहे हो? जब उसने इतना कहा, यांग ये ने अचानक बगल की ओर देखा। काले कपड़े पहने आदमी ने काली रोशनी की किरण में तब्दील हो गया था जो दूर की ओर चमक रही थी। क्षितिज ताना। क्षितिज में तलवार की चीख गूंजने से पहले यांग ये वहीं गायब हो गया। उसके बाद तलवार की क्यूई की अनगिनत किस्में आपस में गुंथ गईं और दूर से काले कपड़े पहने आदमी की तीखी चीख गूंजने लगी। किन बुफान ने क्षितिज की ओर देखा और धीरे से बोला, वह सिर्फ एक साथ दायरे में है, फिर भी वह अपने साधना के दायरे को पार करने और सम्राट दायरे के विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम है। दिलचस्प है, कमीने। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। काले कपड़े पहने आदमी की उग्र चीखें दूर से गूंज रही थीं, और यह काफी दयनीय लग रही थी। यांग ये एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की पिटाई कर रहा है। सभी दर्शक यहाँ की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यांग यी की ताकत में बहुत सुधार हुआ था और यह दक्षिणी क्षेत्र के लिए अच्छी बात थी। वास्तव में, भले ही वह काले कपड़े वाले आदमी के खिलाफ अपराजित रह सकता था, लेकिन उसकी पिछली ताकत उसके लिए काले कपड़े वाले आदमी को इतनी आसानी से कुचलने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थी। इस बदलाव का मुख्य कारण ड्रैगन पूर्वज का रक्तसार और 3 दिव्य जानवर थे जिन्हें उसने पहले अवशोषित किया था, और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक की अपनी उपलब्धियों में उसने जो भारी सुधार किए थे। विशेष रूप से ओवरलैप किए गए हेवन रेन्स और क्रिटिकल स्ट्राइक का संयोजन, यह कुछ ऐसा था जिसका सामान्य मोनाक रियल्म विशेषज्ञ बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में दूर से कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दी और फिर यांग ये एक बार फिर सबके सामने आ गया। वह कहाँ है? किन बुफान ने धीमी आवाज में पूछा। यांग ये ने किन बुफान की ओर उदासीनता से देखा और कहा, वह मर चुका है। मैंने उसे टुकड़ों में काट दिया। उसे ठीक होने में शायद कुछ साल लगेंगे। किन बुफान और आसपास के सभी लोग अवाक रह गए। अध्याय 674 दिव्य यिंज्वाला। तुम सच में रहस्यमय हो। इस बार किन बुफान की आवाज गंभीर थी और उसमें डर के निशान भी थे। क्या आप पवित्र भूमि पर जाना चाहते हैं और कुछ समय मौज मस्ती करना चाहते हैं? यांग ये ने अचानक कहा।
वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि विद्रोही प्रगाढ़ लोग सील से बाहर निकलने वाले थे, और वह पवित्र भूमि की अपनी यात्रा में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकता था। अगर यह इससे पहले होता, तो वह स्वाभाविक रूप से सम्राट क्षेत्र में पहुंचने और अपनी जान देने से पहले वहां नहीं जाता। फिर भी, अब उसके पास दमन का पत्थर था, इसलिए वह एक अर्ध संत का भी विरोध कर सकता था। कम से कम, वह एक अर्ध संत से बच सकता था। उसने किन बुफान की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था, और वह जानता था कि एक अर्ध संत भी किन बुफान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए, अगर किन बुफान उसके साथ शामिल हो जाता है, तो उसके पास पवित्र भूमि की सेनाओं को अलग करने के लिए कोई होगा। क्या आप पवित्र भूमि पर जाने का इरादा रखते हैं? किन बुफान की आवाज में आश्चर्य की झलक थी, जब उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वहां जीवित नहीं रह पाया, और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आप अभी एक साथ दायरे में हैं। भले ही आपके पास दमन का पत्थर हो, क्या आपको लगता है कि आप इतने सारे सम्राट दायरे और अर्धसंत दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ जा सकते हैं? यांग ये अचानक बोला, क्या आपको लगता है कि पवित्र भूमि आपको जाने देगी? किन बुफान ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे कभी भी एक भी विद्रोही प्रोफोदा को बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमें अपनी ताकत वापस पाने की अनुमति दी गई तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यांग ये ने कहा, बिल्कुल। वे तुम्हें जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे शब्दों में, वे तुम्हें मारने के लिए विशेषज्ञों को भेजते रहेंगे। भले ही वे अभी ऐसा न करें, लेकिन वे भविष्य में ऐसा जरूर करेंगे। चूंकि आपसी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो फिर हमें हमेशा निष्क्रिय रुख क्यों अपनाना चाहिए और इसके बजाय पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? किन बुफान ने जवाब दिया, तुम कभी पवित्र भूमि पर नहीं गए हो, इसलिए तुम नहीं जानते कि यह कितना भयानक है। अगर मैंने उस दिन उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया होता, तो मेरे लिए बच पाना पूरी तरह से असंभव होता। तुम्हें पता है, जब मैं पवित्र भूमि से निकला था, तब कम से कम कुछ दर्जन अर्ध संतों की चेतनाएं मेरा पीछा कर रही थीं। अगर मेरे पास कुछ विशेष तकनीकें नहीं होती, तो मैं बचकर नहीं निकल पाता। कुछ दर्जन अर्ध संत। यांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। थोड़ी देर बीतने के बाद वह ठंडी हंसी में बोला, तो क्या हुआ? हम वहां उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। तुम गंदा खेल खेलना चाहते हो? किन बुफान ने पूछा। यांग ये ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि हम पवित्र भूमि के सदस्यों को मार सकते हैं, है ना? किन बुफान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, क्या तुम सचमुच वहां जाने का इरादा रखते हो? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? यांग ये ने कहा, ठीक है, तो मुझे भी शामिल कर लो। तुम कब जा रहे हो? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, अब से 1 महीने बाद। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। किन बुफान अपनी बात समाप्त करके जाने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक बोलना जारी रखा, क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम विद्रोही गहन विचारकों के साथ मिलीभगत कर रहे हो? अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या पवित्र भूमि मुझे जाने देगी? यांग ये ने उदासीनता से कहा। किन बुफान थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर वह मुस्कुराया, दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, तुम पहले व्यक्ति हो जिसके साथ मैं सहमत महसूस करता हूं। हा हा हा, उसकी हंसी गूंज उठी और उसका शरीर वहां से गायब हो गया। मुझे एक शांत जगह दिलवाओ। किन बुफान के चले जाने के बाद यांग ये ने मुड़कर दिंग शाओयाओ को देखा। उसने जवाब में सिर हिलाया। यांग ये ने दिंग शाओयाओ के अस्थायी आवास के भीतर धीरे से अपनी आंखें बंद की, और वह आदिकालीन शिवालय में प्रवेश कर गया। आखिर यह जगह क्या है? आखिर यह जगह क्या है? आप। यांग ये अभी शिवालय में दाखिल हुआ ही था कि एक बेहद हैरान और भयभीत चीख उसके कानों में गूंजी। यह काले कपड़े पहने आदमी था। इस समय, वह काफी दयनीय स्थिति में था क्योंकि उसे कई दर्जन तलवारों से जमीन पर ठोका गया था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इसके अलावा, उसे जो तीव्र दर्द महसूस हो रहा था, उसके अलावा वह अपने आसपास की दुनिया के प्रति सदमे और घबराहट से घिरा हुआ था। वह इसलिए चौंक गया क्योंकि उसने दुनिया देखी थी, और यही वह बात थी जिसने उसे चौंकाया। क्योंकि भले ही वह उस दुनिया में था जहां से वह आया था, उसने कभी किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर दुनिया को होते नहीं देखा था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से असंभव था। लेकिन समस्या यह थी कि अभी वह उसकी आंखों के सामने था। यांग ये काले कपड़े पहने आदमी के पास गया, और फिर उसके बाल पकड़कर उसे खींचकर कीमिया के मंडप में ले गया। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? मैं। उसने बोलना भी पूरा नहीं किया था जब यांग ये ने उसके मुंह पर लात मारी और उसे वह सब कुछ निगलने पर मजबूर कर दिया जो वह कहने वाला था। मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बस रुक जाओ। यांग ये ने काले कपड़े पहने आदमी को ठंडी निगाह से देखा, और फिर वह उस आदमी को भट्टी की ओर घसीटता रहा। यांग ये ने भट्टी के अंदर की लपटों को देखा और कहा, मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में तुम्हें मार नहीं सकता, और मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें कुचलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाहा, यहाँ तक संत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें तो छोड़ो। काले कपड़े पहने आदमी जोर से हंसने लगा, और उसकी निगाहें विद्रोह से भरी हुई थीं।
यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने काले कपड़े पहने आदमी को ऊपर खींच लिया और भट्ठी के अंदर की लपटों की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह आखिरी तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। अगर तुम फिर भी नहीं मारे जा सकते, तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में तुम लोगों के जीवन की प्रशंसा करता हूँ। विद्रोही गहन लोग कितने दृढ़ हैं। उसे नहीं पता था कि भट्ठी के अंदर की लपटें क्या थीं, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि यह अब तक की सबसे भयानक चीज थी जिसका उसने सामना किया था। किसी भी मामले में उसने इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। काले कपड़े पहने आदमी ने यांग यी का मजाक उड़ाने का इरादा किया था क्योंकि इस दुनिया की कोई भी चीज उसे नहीं मार सकती थी। हालांकि जब उसने भट्टी के अंदर की लपटों को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य, अत्यधिक आश्चर्य था। उसके बाद उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही काले कपड़े वाला आदमी उसका दुश्मन था, लेकिन काले कपड़े वाले आदमी में रीढ़ थी और वह बिल्कुल भी मौत से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। अन्यथा वह अब तक दया की भीख मांगने से नहीं चूकता। हालांकि काले कपड़े वाले आदमी ने वास्तव में अभी ऐसी प्रतिक्रिया प्रकट की। ये ज्वालाएं वास्तव में क्या हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? यह यहाँ कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? कैसे? काले कपड़े पहने आदमी को ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो गया हो और वह असामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर असाधारण उत्साह और खुशी की झलक दिखाई दी। दिव्य इन ज्वाला। 4 स्वर्गीय ज्वालाओं में से एक, और ऐसा कहा जाता है कि यह किसी भी चीज को जलाने में सक्षम है। यह निश्चित रूप से मेरे भीतर के निशान को नष्ट करने में सक्षम होगी। 150,000 साल। 150,000 साल हो गए हैं। एक शापित शिवालय को खोजने के लिए हमने अनगिनत तारकीय क्षेत्रों और रहस्यमय दुनियाओं को पार किया और हमने दर्द के दिन और रात सहन किए। अब मैं आखिरकार आजाद हो सकता हूँ। हा हा हा। काले कपड़े पहने आदमी ने बोलते हुए अचानक भट्टी में छलांग लगा दी। टकराना। यांग ये ने गंभीर निगाहों से देखा कि काले कपड़े पहने आदमी का पूरा शरीर फट गया और शून्य में तब्दील हो गया। उसके बाद यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि काले कपड़े पहने आदमी के जलने के बाद आग की लपटों में एक महीन काला कीड़ा दिखाई दिया था। काला कीड़ा सिर्फ एक अंगूठे के आकार का था, लेकिन यांग ये उससे बेहद डरता था। उसकी 12वीं लेवल की तलवार की मंशा पागलपन से बाहर निकली और उसके सामने एक अवरोध बना दिया। आग की लपटों में प्रकट होने के बाद काले कीड़े ने एक बहुत ही भयानक और बुरी आभा उत्सर्जित की और इसने यांग ये के पूरे शरीर को बर्फीले ठंड का एहसास कराया। इसे सरल शब्दों में कहें तो उसे खतरा महसूस हुआ, बहुत बड़ा खतरा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि वह इसके संपर्क में आया तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। काला कीड़ा आग की लपटों में तुरंत नहीं जला, बल्कि लगातार इधर उधर छटपटाता रहा। गर्जन। अचानक उसने अपना मुंह खोला और भयंकर रूप से दहाड़ लगाई, जिससे पूरी भट्टी हिंसक रूप से हिल गई। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और वह कुछ और मीटर पीछे चला गया। सौभाग्य से वह भट्टी से बच नहीं पाया और वह केवल कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, इससे पहले कि वह काले कपड़े पहने आदमी की तरह जलकर राख हो जाए। यांग ये कुछ देर के लिए चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसने पुष्टि की कि काला कीड़ा और काले कपड़े वाला आदमी दोनों ही भट्टी के भीतर गायब हो गए थे, इससे पहले कि वह अपनी तलवार की मंशा को फैलाता, और फिर वह भट्टी से 3 मीटर पहले चला गया और रुक गया। भट्टी के अंदर की लपटों को देखते हुए यांग यी की आंखों में घबराहट और गंभीरता की झलक दिखाई दी। उसने कहा, आखिर यह क्या है? उसने कहा कि वे 150,000 सालों से एक शिवालय की तलाश कर रहे थे। एक शिवालय? क्या वे मेरे आदिकालीन शिवालय की तलाश कर रहे थे? क्या विद्रोही प्रोफोफेयर्स उसी दुनिया से हो सकते हैं जहां से जियाओ क्यूई आया था? यांग ये की अभिव्यक्ति धीरे धीरे भारी होती गई, क्योंकि अगर वे वास्तव में आदिकालीन शिवालय की खोज में यहां आए थे, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। काले कपड़े पहने आदमी ने जो कहा, उससे उसे मोटे तौर पर यह अनुमान लगाने का मौका मिला कि विद्रोही प्रगाढ़वादियों को किसी ने आदेश दिया होगा, या यह कहा जाना चाहिए कि उन्हें यहां आने के लिए किसी ने मजबूर किया होगा। तो चूंकि विद्रोही डीपफोमस पहले से ही इतने डरावने थे, तो वह व्यक्ति जो उन्हें आदेश देने में सक्षम था, कितना भयानक होगा। उसने इस संभावना पर विचार किया था कि उन्हें प्राइमोडियल पैगोडा के अंतिम मालिक द्वारा यहां भेजा गया था। हालांकि इस पर कुछ विचार करने के बाद उसे लगा कि यह असंभव है कि उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा भेजा गया हो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो एहसास कराया वह धार्मिकता का एहसास था, और यह एक बहुत ही आरामदायक एहसास था। लेकिन पहले के कीड़े ने उसे एक बिल्कुल अलग एहसास दिया। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभव था कि विद्रोही डीपफोमस को किसी अन्य शक्ति द्वारा यहां भेजा गया था। अब उसके पास आदिकालीन शिवालय था और वह शक्ति शिवालय पर कब्जा करना चाहती थी। दूसरे शब्दों में, उसने अनजाने में एक ऐसा दुश्मन बना लिया था जो उसकी कल्पना से भी परे था। अगर वह पगोडा किसी और को सौंप देता तो उसका कोई दुश्मन नहीं बचता। लेकिन समस्या यह थी कि वह खुद पगोडा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो वह इसे किसी और को कैसे सौंप सकता था?
इसके अलावा अगर वह सौंप भी सकता तो भी वह इसे किसी और को नहीं सौंपता। एक शत्रु, और वह भी इतना दुर्जय, उसके लिए निरंतर शक्तिशाली बनने की प्रेरणा थी। अचानक यांग यी ने भौहें सिकुड़ी और कीमिया के मंडप से बाहर निकल आया। नानजिंग वहां था। यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही थी, इसलिए मैं देखने आया हूँ, एन नानजिंग ने बताया। यांग ये ने कहा, मैं अब आपसे कोई रहस्य नहीं छिपाऊंगी, इसलिए आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। नानजिंग चुपचाप उसकी ओर देखती रही। यांग ये ने पूछा, आपको जो आंतरिक चोटें लगी हैं, वे अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? एन नानजिंग ने जवाब दिया, मैं लगभग ठीक हो गई हूँ, लेकिन कुछ छिपी हुई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए मैं अब तक लगातार इसका इलाज करवा रही हूँ। क्या तुम इससे निपट पाओगे? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने सिर हिलाया, मैं करूंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। यांग ये ने कहा, अभी यहीं रहो और स्वस्थ हो जाओ। मैं तुम्हारे कबीले का प्रबंधन करने के लिए किसी को नियुक्त कर दूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एन नानजिंग एक पल के लिए चुप हो गई, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, मैं अपना मन शांत नहीं कर सकती। अध्याय 675 महान उपदेशक। यांग ये चुप हो गई, जबकि एन नानजिंग बस उसे देखती रही, और उसने पूछा नहीं क्योंकि उसने सहमति में सिर हिलाया नहीं। थोड़ी देर बाद यांग ये ने कहा, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? एन नानजिंग की आंखें साफ साफ चमक उठी, और फिर उसने सिर हिलाकर उसे इशारा किया और फिर पीछे मुड़कर चली गई। उसे अब और पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जवाब जानती थी। यांग ये कुछ देर तक चुप रहा क्योंकि उसने उसे अपनी दृष्टि के क्षेत्र से गायब होते देखा, और फिर वह मुड़ा और कीमिया के मंडप में प्रवेश किया। उसकी नज़र भट्टी के अंदर की लपटों पर पड़ी। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह उसकी नेदर घोस्ट फ्लेम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, और अगर वह इस पर नियंत्रण कर लेता तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक दुर्जय हथियार होता। ऐसा विचार उसके दिमाग में आया ही था कि उसने अपना सिर हिलाया और फिर वह आदिकालीन शिवालय से बाहर निकल आया। उसे ज्वाला की सही उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति उस पर नियंत्रण करने में बिल्कुल असमर्थ थी। वह आग से खेलना नहीं चाहता था और न ही खुद को जलाना चाहता था, इसलिए उसने फिलहाल इस विचार को त्याग दिया। जब वह शिवालय से बाहर निकला तो यांग ये ने कहा, अंदर आओ। कुछ देर बाद दिंग शाओयाओ अंदर आया। अब स्थिति कैसी है? यांग ये ने पूछा। वह थोड़ा हैरान था क्योंकि वे महान हान साम्राज्य की राजधानी तक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दिंग शाओयाओ ने बस रुककर ऐसा किया। वह जानता था कि उसने निश्चित रूप से किसी कारण से ऐसा किया था, और वह इसके बारे में बहुत उत्सुक था। दिंग शाओयाओ ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, जो ताकत महान हान साम्राज्य अब सतह पर दिखाता है वह हमसे कम है, और इसीलिए हम बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ गए हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमें इस प्राचीन राजधानी को एक बार में लेने और केंद्रीय क्षेत्र को एकीकृत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? यांग ये ने पूछा। दिंग शाओयाओ ने जवाब दिया, उत्कृष्ट हान साम्राज्य का इतिहास 10,000 साल से भी पुराना है। उनके पास अपने संसाधन और भंडार हैं। फ्लावर पैलेस और स्वॉर्ड सेक्ट की तरह उनके पास अतीत में भी संत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अगर हम जल्दबाजी में हमला करते हैं और फिर फ्लावर पैलेस के संस्थापक पूर्वज जैसा कोई व्यक्ति प्रकट होता है, तो हम क्या करेंगे? क्या आपने जांच की है? यांग ये ने पूछा। दिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं कोई भी जानकारी प्राप्त करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। क्योंकि उनके खुफिया नेटवर्क में रक्षात्मक प्रणाली है, और यह हमारे दक्षिणी क्षेत्र से बहुत बेहतर है। भले ही मैं कोई भी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का ट्रम्प कार्ड या सहायता होगी। अन्यथा हमारी सेना के उनकी राजधानी के सामने पहुंचने पर वे निश्चित रूप से अराजकता में पड़ जाते। एक मरते हुए साम्राज्य को भी कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि उसकी बची हुई ताकतें और प्रभाव अभी भी बने हुए हैं। यांग ये ने भारी आवाज में कहा। वह जानता था कि दिंग शाओयाओ का अनुमान शायद सच था। महान हान साम्राज्य इतने सालों से अस्तित्व में था। भले ही इसके अर्धसंत और इसके अधिकांश सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ नष्ट हो गए हों, फिर भी वह यह नहीं मानेगा कि उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं था। दिंग शाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा अगर हम सामने से हमला करते हैं तो हमें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि शहर की दीवारें प्राचीन काल से कम 100 रक्षात्मक तोपों से ढकी हुई हैं। वे ऊर्जा हमले करते हैं जो मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को भारी रूप से घायल करने में सक्षम हैं। इसलिए अगर हम सामने से हमला करते हैं तो हमारे पास उन तोपों का विरोध करने और उनकी ऊर्जा पत्थरों की आपूर्ति को समाप्त करने के लिए अनगिनत लोगों के जीवन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यांग ये ने कहा, आपने बिल्कुल सही किया कि आपने सामने से हमला नहीं किया। युद्ध के मैदान में मौतें अपरिहार्य हैं, लेकिन अर्थहीन मौतों से बचना ही बेहतर है। दिंग शाओयाओ ने उत्तर दिया, मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि दानव सम्राट या एल्डम्यू हमें यहाँ मदद करने में सक्षम होंगे,
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र भूमि अपनी सेना भेज देगी और एल्डम्यू और दानव सम्राट दोनों को बुरी तरह से घायल कर देगी। इसलिए मेरे पास यहाँ देरी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब जब आप यहाँ हैं तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? ठीक है, उत्तरी क्षेत्र ने कुछ दिन पहले फिर से एक दूत भेजा था। वे हमारे साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल एक गठबंधन और हमारी सेना में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आपका जवाब क्या था? यांग ये ने पूछा। उसने उत्तर दिया, समर्पण करो या मर जाओ। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं सोच रहा था। गठबंधन बनाना और झुकना दो बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। गठबंधन बनाना यह दर्शाता था कि दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र बराबर हैं, और उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के आदेशों की अनदेखी कर सकता है। दूसरी ओर, झुकना यह दर्शाता था कि उत्तरी क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र के आदेशों का पालन करना होगा। अगर यह पवित्र भूमि पर हमला करने से पहले और महान हान साम्राज्य की सेना के कमजोर होने से पहले होता, तो वह गठबंधन के लिए उत्तरी क्षेत्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उस समय गठबंधन बनाना यह दर्शाता था कि उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के साथ इन सभी विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन अब उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र द्वारा पवित्र भूमि को खदेड़ने और महान हान साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद गठबंधन का प्रस्ताव कर रहा था। यह निश्चित रूप से असंभव था। उत्तरी क्षेत्र की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है, अन्यथा वे महान हान साम्राज्य के आक्रमण का विरोध नहीं कर पाते। डिंग शाओयाओ ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने कहा, चलो अभी उन्हें अनदेखा करें और महान हान साम्राज्य से निपटें। मैं अब से 1 महीने में महाद्वीप छोड़ दूंगा, इसलिए यह सबसे अच्छा है कि हम इस अवधि के भीतर महाद्वीप को वास्तव में एकीकृत करने में सक्षम हो और ऐसा करें कि पूरे महाद्वीप पर हमारा कोई दुश्मन न हो। यांग ये बोलते हुए खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। डिंग शाओयाओ की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी जब उसने यांग ये के जाते हुए चेहरे को देखा। यह आत्मविश्वास था। यांग ये पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी था। चाहे वह कोई भी हो, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने से बचना असंभव था जिसके पास आत्मविश्वास और ताकत दोनों हों। यांग ये महान हान साम्राज्य की राजधानी के सामने खड़ा था और उसके पीछे कोई नहीं था। दक्षिणी क्षेत्र की पूरी सेना हवा में गायब हो गई थी। यांग ये का शरीर धीरे धीरे आसमान में ऊपर की ओर बढ़ा और महान हान साम्राज्य की राजधानी के ऊपर दिखाई दिया, इससे पहले कि उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दे। ठीक इसी समय शहर की दीवार पर एक आदमी दिखाई दिया जिसने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उस व्यक्ति ने ड्रैगन की कढ़ाई वाला वस्त्र और एक सुनहरा मुकुट पहना हुआ था, और उसके साथ महान हान साम्राज्य के विशेषज्ञों का एक समूह भी था। यांग यी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुनहरे वस्त्र में वह आदमी महान हान साम्राज्य का सम्राट हान था। यांग ये, क्या तुम सचमुच किसी को भी नहीं बख्शने वाले निर्दयी होने पर तुले हुए हो? सम्राट हान ने गहरी आवाज में पूछा। यांग ये ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, निर्दयी? यह सब किसने शुरू किया? यह तुम्हारा महान हान साम्राज्य था जो मुझे मारना चाहता था, है ना? इसके अलावा यह हमेशा तुम्हारा महान हान साम्राज्य ही था जो मेरे दक्षिणी क्षेत्र के खिलाफ काम करता रहा है ना? क्या केवल तुम ही मुझे मार सकते हो? फिर भी मैं तुम सभी को नहीं मार सकता। लुओ जुन मर चुका है और मेरे साम्राज्य ने अपने अधिकांश क्षेत्र खो दिए हैं। सम्राट हान ने कहा, क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? यह पर्याप्त नहीं है। यांग ये की आवाज राजधानी में गूंज उठी, आपके साम्राज्य के शाही परिवार को आज ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मैं इस शहर में किसी को भी मार डालूंगा जो विरोध करने की हिम्मत करेगा, और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं पूरे शहर का कत्लेआम कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की इरादे वाली तलवार आगे बढ़ी, और बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण आगे बढ़ी और शहर के द्वार से टकरा गई। टकराना, पूरा गेट हिंसक रूप से हिल गया और उसमें अनगिनत दरारें आ गईं। शहर की दीवारों पर मौजूद सभी विशेषज्ञ बेहद हैरान थे। वे यांग ये की ताकत से हैरान थे और वे यांग ये की कही गई बातों से भी हैरान थे, क्योंकि उसने कहा था कि जो कोई भी उसका विरोध करेगा वह उसे मार डालेगा, और अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वह पूरे शहर का कत्लेआम भी कर देगा। किसी को भी उन शब्दों की सच्चाई पर संदेह नहीं था। वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग ये एक पागल आदमी था और वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। यांग ये को महान हान साम्राज्य के सदस्यों पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि उसे साफ पता था कि अगर वे अतीत की लड़ाइयों के दौरान प्राचीन डोमेन शहर में घुसने में सफल हो गए तो उससे जुड़े सभी लोग और उसके पक्ष में खड़े सभी लोग एक भयानक अंत झेलेंगे। बेशक उसका इरादा पूरे शहर को खत्म करने का नहीं था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मारने में संकोच नहीं करेगा जो विरोध करने की हिम्मत करेगा। यांग ये ने अपनी तलवार को प्राचीन म्यान में रख लिया। शहर की दीवार पर खड़े विशेषज्ञों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर भाव बदल गए, और सम्राट हान ने तुरंत गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यांग ये, क्या तुम सच में मेरे महान हान साम्राज्य को तुम्हारे साथ मौत तक लड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हो?
ओह! सम्राट हान को जवाब में बैंगनी तलवार की ऊर्जा की किरण मिली जो शहर के द्वार से टकराई। एक विस्फोट हुआ और विशाल द्वार पर हाथ जितनी मोटी दरारें पड़ गईं। मुझसे मरते दम तक लड़ो। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साम्राज्य में अब इसके लिए ताकत है? मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा। मेरा इरादा केवल महान हान साम्राज्य के शाही परिवार को मारना है और मैं किसी और को जाने से नहीं रोकूंगा। अन्यथा, जब मैं शहर में घुस जाऊंगा तो शाही परिवार के तुम सभी सेवकों के लिए आत्मसमर्पण करना बहुत देर हो जाएगी। मार डालो उसे। इस बीच सम्राट हान गुस्से से दहाड़ा। सम्राट हान के आदेश देने के बाद शहर की दीवारों पर अचानक 100 से अधिक विशाल बर्फीले नीले रंग की तोपें प्रकट हुईं और फिर 100 से अधिक ऊर्जा किरणें एक साथ आगे की ओर निकलीं। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और उसने थोड़ा गंभीर भाव प्रकट किया, क्योंकि ऊर्जा की ये किरणें बहुत शक्तिशाली थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि डिंग शाओयाओ ने कहा कि ये किरणें मोनाक दायरे के विशेषज्ञों के जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। यहाँ तक कि मेरा भौतिक शरीर भी शायद ऐसी कुछ किरणों का विरोध करने में असमर्थ होगा जो इतनी भयानक ऊर्जा ले जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किरणें वास्तव में मेरी आभा को लॉक करने में सक्षम हैं, इसलिए इससे बचना पूरी तरह से असंभव है। मैं उनके खिलाफ केवल बल का उपयोग कर सकता हूँ। अगर यह सिर्फ एक या दो किरणें होती तो वह उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि 100 से ज्यादा किरणें उसकी ओर उतर रही थीं। यांग ये की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन कुछ ही देर में वे ढीली पड़ गईं और फिर उसके सामने एक ढाल प्रकट हुई। यह स्वाभाविक रूप से काले कपड़े पहने आदमी की मैसफोज शील्ड थी। काले कपड़े पहने आदमी के मर जाने के बाद उसके अंदर का आध्यात्मिक ब्रांड गायब हो गया था। दूसरे शब्दों में, अब वह इसका उपयोग कर सकता था। यह बहुत भयानक था, खासकर इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता, और यह उसके लिए ऊर्जा की इन किरणों से निपटने के लिए एकदम सही था। ऊर्जा की सभी किरणें मैसफोज शील्ड से टकराईं और टक्कर के जोरदार प्रभाव ने यांग ये को लगभग 1.5 मीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि शहर की दीवारों पर मौजूद विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे किरणें जो मोनाक रियल्म विशेषज्ञों को भारी चोट पहुंचाने में सक्षम थीं, वास्तव में यांग ये के सामने खड़ी ढाल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थीं। यह कैसे संभव हो सकता है? सम्राट हान की आंखों में अविश्वास भर गया। आखिरकार, उन तोपों से निकली 200 से ज्यादा किरणें एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी आसानी से नष्ट कर सकती थीं। फिर भी यांग ये ने इतनी आसानी से उनका विरोध किया था। अब मेरी बारी है। जैसे ही यांग ये की आवाज गूंजी, एक बहुत बड़ी नीली किरण जो 30 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी, अचानक मैजेफोज शील्ड से बाहर निकली। किरण बहुत तेज थी और तुरंत शहर की दीवार से टकरा गई। टकराना, शहर का पूरा दरवाजा तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया और किरण शहर में आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद लगातार धमाकों की एक श्रृंखला गूंजने लगी। यांग ये ने ठहाका लगाया। वह शहर में घुसने ही वाला था कि अचानक प्रवेश द्वार पर दो लोग दिखाई दिए। बाईं ओर वाला व्यक्ति एक रहस्यमयी धर्मगुरु था जिसने ग्रे रंग का लबादा और ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था, जबकि दाईं ओर वाला व्यक्ति एक महिला थी। यांग ये ने उसे पहचान लिया क्योंकि वह यिन जुवान एर थी। मैं शांग राजवंश का महान उपदेशक हूँ, भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक कहा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने कहा, क्या हम मिले हैं? क्योंकि मुझे आपकी आभा में थोड़ी परिचितता महसूस हो रही है। बेशक, भूरे वस्त्र पहने आदमी ने कहा। अध्याय 676, लाओ इसे। यांग ये ने अपनी इरादे वाली तलवार म्यान में रखी और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम अभी मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या आप वास्तव में महान हान साम्राज्य को नष्ट करने का इरादा रखते हैं? भूरे रंग के लबादे पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? यांग ये ने प्राचीन म्यान को पकड़ लिया और धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर चला गया। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, शानदार हान साम्राज्य अब वास्तव में कमजोर है, लेकिन इसका इतिहास 10,000 से ज्यादा सालों का है। क्या आपको वाकई लगता है कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है? तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे महान हान साम्राज्य के साथ दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए? यांग ये ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया और वह उनकी ओर आगे बढ़ता रहा। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, शानदार हान साम्राज्य ने दक्षिणी क्षेत्र की उन्नति के दौरान कई विशेषज्ञों और शहरों को खो दिया है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र ने भी ऐसा ही किया है। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि यदि आप शानदार हान साम्राज्य को खत्म करने पर जोर देते हैं, तो आपके दक्षिणी क्षेत्र में और भी अधिक विशेषज्ञ खो सकते हैं, भले ही आप सफल हो जाएं। इसके अलावा, यदि शानदार हान साम्राज्य का शाही परिवार वास्तव में आपको हराने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता है, तो आपका दक्षिणी क्षेत्र अपने कुछ विशेषज्ञों को ही नहीं खो सकता है। यांग ये ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और कहा, मुझे पता है कि आपने जो कहा है, उसके सच होने की बहुत संभावना है, लेकिन भविष्य में मेरे दक्षिणी क्षेत्र को जो नुकसान होगा, वह और भी भयानक हो सकता है, अगर मैं उन्हें अभी नष्ट नहीं करता। खरपतवारों को जड़ से न उखाड़ना भविष्य में अंतहीन मुसीबतों का कारण बनेगा।
यांग ये ने बोलना समाप्त करते ही फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यदि राजपरिवार आत्मसमर्पण कर दे तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। नहीं, यांग ये ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मैं अपने सभी दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा देना चाहता हूं, ताकि उन्हें फिर से मेरा दुश्मन बनने का कोई मौका न मिले। भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने अचानक कहा, क्या होगा यदि मेरा उत्तरी क्षेत्र महान हान साम्राज्य के साथ सेना में शामिल हो जाए? यांग ये ने जवाब दिया, तो मैं तुम सभी को कुचल दूंगी। अगर अंडरटेकर न होता तो तुम अब तक मर चुके होते। भूरे रंग के लबादे वाले आदमी ने कहा, लेकिन वह हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं आपके उत्तरी क्षेत्र के रुख को समझ गया हूं। हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। अब क्या आप एक तरफ हटेंगे या मुझे आपको ऐसा करने के लिए कहना चाहिए? आपने अभी जो कहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि आप मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। चूंकि यह ऐसा ही है तो एक तरफ हट जाएं। यांग ये। इस बीच यिन जुवान एर ने अचानक कहा, मुझे पता है कि आप महान हान साम्राज्य को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना होगा। पवित्र भूमि और विद्रोही प्रगाढ़ लोग हमारे असली दुश्मन हैं। चाहे वे विद्रोही प्रगाढ़ लोग हों या पवित्र भूमि, वे ऐसे अस्तित्व नहीं हैं जिनका केवल दक्षिणी क्षेत्र और दानव क्षेत्र ही विरोध कर सकते हैं। हम उनका विरोध तभी कर पाएंगे जब पूरा महाद्वीप एकजुट हो जाएगा। यांग ये ने कहा, लेकिन आप यह भूल गए हैं कि महान हान साम्राज्य लगातार पवित्र भूमि की सहायता कर रहा है। अगर आप कटुता को दफनाने के लिए तैयार हैं तो वे आज से आपके पक्ष में खड़े होंगे। भूरे रंग के लबादे वाले आदमी ने कहा। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और फिर वह मुस्कुराया ताकि वे मेरी पीठ में छुरा घोंप सकें और जब उसके विशेषज्ञ आएं और मेरे दक्षिणी क्षेत्र को कमजोर करें तो वे पवित्र भूमि की बाहों में लौट सकें। जब वह इतना बोल गया तो यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, वास्तव में मैं काफी उलझन में हूं। कुछ समय पहले तक आप महान हान साम्राज्य के कट्टर दुश्मन थे। फिर भी अब आप उनकी मदद कर रहे हैं। क्यों? जब तक वे पवित्र भूमि की तरफ खड़े थे तब तक महान हान साम्राज्य भी हमारे दुश्मन थे। लेकिन जब वे हमारे सहयोगी नहीं रहे तो वे हमारे सहयोगी बन सकते हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, यांग ये, तुम पवित्र भूमि के साथ अपूरणीय दुश्मन हो और हमारे साथ दोस्त हो। हमें एक दूसरे से लड़ना और मारना नहीं चाहिए। जब मेरा दक्षिणी क्षेत्र कमजोर था तब तुमने यह बात महान हान साम्राज्य को क्यों नहीं बताई? यांग ये ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? मैं अतीत में हमारे संबंधों के लिए विचार करते हुए इसे आखिरी बार कहूंगा। मिस यिन, एक तरफ हटो। यिन जुवान एर ने ग्रे रंग की पोशाक पहने आदमी को देखा और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। सुनहरे कवच में दो सैनिक यांग ये के सामने आए। यिन जुवान एर ने यह देखकर धीरे से आह भरी, महान हान साम्राज्य को नष्ट नहीं होने दिया जा सकता और मेरा उत्तरी क्षेत्र किसी दूसरे का जागीरदार नहीं बन सकता। युवा मास्टर यांग, अगर आप समझौता करने से इनकार करते हैं तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यांग ये रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि इस सब में कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से कहें तो उसके पक्ष में दो अर्धसंत थे, इसलिए उत्तरी क्षेत्र के लिए उसे महान हान साम्राज्य की खातिर दुश्मन बनाना असंभव था। हालांकि उत्तरी क्षेत्र ने संयोग से उस तरह से काम किया, इसलिए उसे लगा कि यह काफी असामान्य था। लेकिन वह पूरी तरह खींची हुई धनुष की डोरी पर अटके हुए तीर की तरह था और उसे छोड़ना जरूरी था। यांग ये ने अपनी तलवार तेजी से खींची और तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और तुरंत 30 मीटर दूर खड़े दो स्वर्ण रक्षकों पर टूट पड़ी। टकराना। दोनों ने एक दर्जन से अधिक कदम पीछे हट लिए। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसकी तलवार की ऊर्जा ने उनके सुनहरे कवच पर केवल 2 हल्के निशान छोड़े थे। आखिरकार उसने अभी अभी हेवनरेंट को अंजाम दिया था जिसे क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के पहले चरण द्वारा बढ़ाया गया था। ये गोल्ड गार्ड वही 12 नहीं है जो यिन जुवान एर के पास पहले थे। यांग ये ने यह तब देखा जब उसने उन्हें ध्यान से देखा। इस बीच गोल्ड गार्ड अचानक तेजी से आगे बढ़े। यांग ये को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी की 2 किरणें चमक उठी थीं और फिर वे उसके सामने आ गईं। उसी समय 2 सुनहरी तलवारें उसके गले और पेट की ओर वार कर रही थीं। टकराना। धातु के टकराने की एक कान चीर देने वाली आवाज गूंजी। यांग ये को उन 2 तलवारों की जबरदस्त ताकत ने पीछे धकेल दिया। इस बीच तलवारें उसके गले और पेट से दूर नहीं हुईं और वे उसका पीछा कर रही थीं, जिससे वह लगातार पीछे हट रहा था। टकराना। यांग ये ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और मौके पर ही रुकने के लिए जवाबी बल पर भरोसा किया। उसी समय उसने अपनी तलवार को तलवार शासक से बदल दिया और तेजी से उसे गोल्ड गार्ड्स के पेट की ओर घुमाया। टकराना। दोनों कुछ दर्जन कदम पीछे हट गए। इस समय यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि उनके हमलों ने वास्तव में उसे दर्द महसूस कराया था। उसे वास्तव में उन शारीरिक सुरक्षाओं के साथ दर्द महसूस हुआ था जो उसके पास अभी थी।
इसके अलावा उनकी गति और सुरक्षा ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया, और यह विशेष रूप से उनकी सुरक्षा के लिए था। यह उसके खुद के बचाव से बहुत कम नहीं था, इससे पहले कि वह खुद को ड्रैकोनिफाइड कर लेता। यांग ये ने भूरे वस्त्र पहने आदमी और यिन जुवान एर की ओर देखा और फिर कहा, आपने मुझे सचमुच थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया है। तुमने मुझे भी चौंका दिया। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी भावी उपलब्धियां निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से कमतर नहीं होंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम दुश्मन नहीं हैं, और मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। यहां तक कि मेरा उत्तरी क्षेत्र भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है। हालांकि इसके लिए पूर्व शर्त यह है कि तुम्हें सहयोग करना होगा। यांग ये ने उपहास के साथ हंसते हुए अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, और फिर वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो उन दो गोल्ड गार्ड के सामने प्रकट हुई। इस बीच तलवार शासक हवा में गड़गड़ाहट के साथ उनमें से एक के खिलाफ जोर से टकराया। झनकार, दो तलवारों की नोक यांग यी के तलवार शासक पर लगी, और दोनों ही धनुष की तरह मुड़ गईं। उसके बाद दोनों गोल्ड गार्ड के पैरों के नीचे से हवा की एक शक्तिशाली लहर बह निकली। अचानक उनकी तलवारों में से एक ने दिशा बदली और यांगे के तलवार शासक के साथ फिसलते हुए यांगे के पेट की ओर उतरी। इसके अलावा यह वास्तव में इतनी तेज थी कि यांगे प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था, इससे पहले कि वह उस पर वार करे। टकराना। यांगे के 6 मीटर दूर उड़ते ही एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह कुछ ही पल बाद उस गोल्ड गार्ड के सामने आ गया, और फिर दो धीमी सी आवाजें गूंजी, जिससे दोनों गोल्ड गार्ड उड़ गए। वे 300 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़े, फिर शहर की दीवारों से टकराए, और पूरी दीवार हिंसक रूप से हिल गई। जब यिन जुवान एर ने यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की गहराई में गहरा सदमा छा गया। ड्रैकोनिफिकेशन। होराइजन वॉप। भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी की आवाज में आश्चर्य की झलक थी जब उसने कहा, आप वास्तव में बुरे नहीं हैं, खासकर आपकी शारीरिक शक्ति और बचाव। यह आपके साधना के क्षेत्र में धोखाधड़ी जैसा है। इस बीच दो गोल्ड गार्ड जो पहले दीवार से टकरा गए थे, अचानक खड़े हो गए थे। यांगे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसके हमले से केवल उनके पेट थोड़े विकृत हो गए थे। वे बिना किसी दर्द के कठपुतली हैं। इसके अलावा उन्होंने जो कवच पहना है, वह 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञ के हमलों को भी सहन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके कवच में आत्मचिकित्सा क्षमताएं हैं। ग्रे लबादा पहने आदमी ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर तुम सहमत हो तो हम तुरंत दोस्त बन सकते हैं। इसके अलावा मैं गारंटी देता हूं कि मेरा उत्तरी क्षेत्र और उत्कृष्ट हान साम्राज्य निश्चित रूप से भविष्य में पवित्र भूमि और विद्रोही डिपॉफस के हमले में आपकी सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगे। इन कठपुतलियों के कवच पर ताबीज अंकित हैं। यांग ये अचानक बोला, आप कितने समझदार हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि आप तावीजों के मास्टर भी हैं। दुर्भाग्य से दक्षिणी क्षेत्र में तावीजों के दाव में असली विरासत खो गई है, और तावीजों के दाव का केवल कुछ सही ज्ञान बचा है। यह सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र ही नहीं है, यहाँ तक कि पवित्र भूमि का तावीजों का दाव भी पूरा नहीं है। यांग ये ने भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी को देखा और कहा, मुझे कहना होगा कि तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। मैंने सोचा था कि उत्तरी क्षेत्र की ताकत मेरे दक्षिणी क्षेत्र और महान हान साम्राज्य की तुलना में कमजोर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। भूरे कपड़े पहने आदमी ने जवाब दिया, भले ही प्रोफाउंड महाद्वीप छोटा है, लेकिन इसके भीतर सभी प्रकार के दुर्जय प्राणी छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए, तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज, आपके गुरु अंडरटेकर और उत्कृष्ट हान साम्राज्य। उत्कृष्ट हान साम्राज्य की वर्तमान ताकत वास्तव में कमजोर है, लेकिन अगर यह आपको अपने साथ नीचे खींचने के लिए दृढ़ है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। शांति या लड़ाई जारी रखें। यांगे की आंखें हल्की सी बंद हो गईं और वह चुप हो गया। यदि आप महान हान साम्राज्य को जाने देने के लिए तैयार हैं और महान हान साम्राज्य और मेरे उत्तरी क्षेत्र के खिलाफ भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए सहमत हैं, तो जुवान एर और महान हान साम्राज्य की राजकुमारी आपसे शादी कर सकती हैं। इस तरह हमारी सेनाएं वास्तव में एक साथ बंध जाएंगी। भूरे कपड़े पहने आदमी ने कहा। यिन जुवान एर की अभिव्यक्ति जब उसने सुनी तो थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हा। यांगे ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, भले ही मैं पवित्र भूमि के विशेषज्ञों का सामना कर रहा था। मेरी तलवार झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगी, इसलिए मैंने लड़ने का फैसला किया। यांगे के भीतर से अत्यंत भयानक तलवार इरादे की एक किरण निकली। ग्रे रंग की पोशाक पहने हुए आदमी को झटका लगा, फिर उसने सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक पल में 100 गोल्ड गार्ड यांग यी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो चलो लड़ो, जो है सामने रखो। ओह, तलवार की आवाज आसमान में गूंजी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।